नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ प्रियंका और अजय है। और भारतीय बाजार अगर देखें 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ। अजय, गुड आफ्टरनून। जिस तरह से सेंटिमेंट सुबह नजर आ रहे थे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट ट्रेंड फिलहाल दिख रहा है, ओइंग टू ग्लोबल सिचुएशन और हमारे भी कई सारे ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू, प्रियंका एंड मानसी। मैंने सुबह ही अपने ट्रेडर स्क्रीन में भी हमने डिस्कस किया था डिम्पी के साथ कि किस तरह 1000-1200 पॉइंट की तेजी के बाद 5 दिन से तेजी चल रही है। थोड़ा तो सुस्ताएगा बाजार, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 200, 250, 300 पॉइंट 1/3 ऑफ द करेक्शन को तो बहुत हेल्दी माना जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी की तरह नहीं रीड करना चाहिए। 2 बातों पे ध्यान रखना चाहिए आपको। एक जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके फ्लैशेस पे आ रही थी कि ब्रेंट क्रूड, जिसका फर्क भारत को पड़ता है, हमें आपको पड़ता है, नहीं तो अभी 150 रुपये का पेट्रोल लेना पड़ता, सोचिए क्या होता, वो $100 के नीचे आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव बात हुई है। दूसरी बात अच्छी ये हुई है कि एफआईआई सेलिंग कम हो गई है। आज भी अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट में एक्टिविटी जारी है। तो मुझे आज भी उम्मीद यही है कि एफआईआई की बिकवाली बहुत बड़ी नहीं आएगी। और ये धीरे धीरे मैटर अगर सॉल्व आउट होता है, पीटर आउट होता है, तो ये बाय ऑन डिप्स इमर्ज हो जाएगा। आप देख रही हैं जिस कमजोरी को, वो इस बात से भी है कि यूरोप नीचे खुला है 1.5-2%, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा नीचे आ गए। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है। किस लेवल पे आपको वापस बाइंग शुरू करनी चाहिए, ये हमारे टेक्निकल एनालिस्ट थोड़ी देर में बताएंगे। बट 200-300 पॉइंट नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। ये एक बहुत जनरल राउंड हो रहा है। आईटी और बैंक्स, आज फार्मा, सीमेंट, देखिए काफ़ी वाइब्रेंट है मार्केट। निकुंज से भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ओके, निकुंज को भी शामिल करते हैं। गुड आफ्टरनून निकुंज। निकुंज, 5 दिन की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अब फाइनली थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, लेड बाय जो पहले के हीरोज़ थे। बैंकिंग, रिलायंस भी आज 3% नीचे। आप इस तरह के मार्केट को दिस आफ्टरनून कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जगह प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती तो चिंता का विषय था। उसका मतलब ये होता है कि इस मार्केट के अंदर एक तरफा मूव है और जो सस्टेन अक्सर नहीं होता है। देखिए जी, आप अस्पताल में चले गए थे, एक प्रकार के आईसीयू में थे। उससे जब आप निकलेंगे तो आप अगले दिन नहीं दौड़ने लगेंगे। आपको स्टेमिना बढ़ानी पड़ेगी, आपको डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो उस तरह से ही मार्केट का भी रुख होता है। मार्केट को ज़बरदस्त गिरावट आई थी, मिड कैप स्टॉक धराशायी हो गए थे और एक टर्न ले रहे हैं। तो ये जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है ये हमेशा ग्रेजुअल होता है, हमेशा यह स्लो होता है। और इसमें जब रिकवरी आती है, ज़बरदस्त आती है, फिर कुछ समय तक मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक बैंड में सेटल हो जाएगा और फिर हो सकता है रिकवर करे। मगर अजय, सबसे अच्छी बात यह है कि आज मार्केट नीचे है, क्रूड भी नीचे है। जैसा आप बता रहे थे, आप एकदम ठीक बता रहे थे कि एफआईआई का डेटा और क्रूड का मूवमेंट, ये 2 शॉर्ट टू मीडियम टर्म, बल्कि मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म में ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और एक बात और है अजय कि हालांकि हम बोल रहे हैं कि इस समय इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हैं, मगर सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो जो कंज्यूमर है उसको हाई ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर कंज्यूमर को हाई ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो जो बेरिशनेस आ रखी थी मार्केट के अंदर कि इलेक्शन के बाद तेल के दाम बढ़ेंगे, इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग में आएगा, इसका इम्पैक्ट टू व्हीलर सेल्स में आएगा, इसका इम्पैक्ट कंपनीज में आएगा, इसका इम्पैक्ट एटीएफ फ्यूल में आएगा, हो सकता है कि भारतीय कंज्यूमर इस वॉलेटाइल क्रूड के फेज़ में पूरी तरह से बचकर निकल जाए। गुड आफ्टरनून निकुंज। 2 चीज़ें आपने ये ट्रिगर्स होने से पहले ही बताई थी। कल सुबह जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि मानसिक क्रूड सबसे बड़ा फैक्टर है, वहाँ पर जो उथल पुथल है उसी से काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होगा। और एफआईआईज़ की सेलिंग इंटेंसिटी कम होना, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा बहुत पहले ही की थी। अब यह हम देख रहे हैं क्रूड में, जैसे कि आपने एंटिसिपेट किया था, $100 तक के लेवल्स भी ब्रेंट क्रूड में आते हुए दिखे। एफआईआईज़ की सेलिंग इंटेंसिटी आज सुबह से ही हम देख रहे हैं। ट्रेडर स्क्रीन में भी हमने देखा ये बिकवाली के जो आंकड़े हैं कम होते हुए। क्या लगता है अब खरीदारी की तरफ हम बढ़ेंगे और ऐसे में फिर सेक्टर्स कौन से वॉच आउट करने चाहिए? देखिए, क्या नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है मेरे हिसाब से मेटल्स और कमोडिटीज़ पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। बिकॉज अगर क्रूड में रिवर्सल है तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट दूसरी कमोडिटीज़ में भी पड़ेगा। माने ना या ना माने, अगर चाइना एक स्लोडाउन से निकल रहा है, उन्होंने कोविड की वजह से अपनी इकॉनमी को शट डाउन करा है, वहाँ से डिमांड अगर कम आती है तो आयरन ओर, कोल, स्टील, मेटल्स सब
की डिमांड पे सीधा असर पड़ेगा। तो कमोडिटीज़ इस समय रिवर्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्रूड ऊपर जाएगा और बाकी कमोडिटीज़ नीचे नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ को इस समय अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक वी आर रीचिंग अ पॉइंट जहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में जो आउट परफॉर्मेंस है आ चुकी है वो रहेगी। HDFC बैंक में हमने देखा कि कल FI की बिकवाली बंद हो चुकी है। ICICI बैंक एकदम बेहतरीन काम कर रहा है। एक बात तय है मानसी कि बैंक्स में इस समय वर्स्ट ऑफ NPA साइकिल इज़ बिहाइंड अस एंड बेस्ट ऑफ क्रेडिट साइकिल इज़ येट टू कम। जब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है तो उसका सीधा प्रभाव जो है वह ज़ाहिर है आपकी क्रेडिट ऑफटेक या क्रेडिट डिमांड में आएगा। अभी तक वी हैव नॉट सीन दिस ट्रेंड बिकमिंग अ रियलिटी ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स, पर मुझे लगता है वो हो सकता है। तो बड़े बैंक्सों पे नज़र रखिए। आई विल नॉट एडवाइज बाइंग स्मॉल बैंक्स, बिकॉज सारे बड़े बैंक अजय जो हम दूसरी कंपनीज में देख रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में भी वही हो रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र की जितनी बड़ी बैंक्स हैं वह मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस समय फिनटेक और टेक स्टॉक्स में भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज नैस्डैक गिर रहा है, US बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही हैं। सो डोंट बी टेम्प्टेड टू बाय सम ऑफ द न्यू एज कंपनीज। मानसी, अजय, प्रियंका, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट अगर कोई शेयर गिर चुका है दैट डज नॉट मीन इट इज़ अ बाय। हमें वह देखना है कि कौन सा शेयर है जो गिरा है और अभी भी बिजनेस अच्छा है। पेटीएम अगर 50% गिर गया तो क्या पेटीएम 600 रुपये में बाय? जी नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो शेयर गिर चुकी है मगर आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए उनको खरीदने की। राइट निकुंज, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। निकुंज ने 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि कई पॉपुलर स्टॉक्स जब काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप में गिर जाते हैं तो आप आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि क्या वहाँ बिजनेस मॉडल थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। जस्ट बिकॉज गिर गया है आप उसके अंदर जाए नहीं। बड़े बैंक की तरफ नज़र रखें। निकुंज ने अभी हाल ही में एक बड़े बैंक के मैनेजमेंट HDFC बैंक से ही बातचीत की थी और उसमें आउट परफॉर्मेंस कल देखने को मिली थी। आज के फर्स्ट हाफ में भी उसमें आउट परफॉर्मेंस थी और उसका रीज़न था उन्होंने जो मार्केट शेयर गेन किया एक साल में करीब 2.5% का, उतना करंट मार्केट शेयर कोटक बैंक का है। लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रीट उतना चैरिटेबली नहीं देख रहा है उस स्टॉक प्राइस को, लेकिन इस तरह के बड़े बैंकों की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, ये मैसेज आ रहा है निकुंज से। हम जाएंगे अमित खुराना के पास भी जो दौलत कैपिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है, कैसे हैं आप और बाजार को लास्ट कुछ दिनों से कैसे नेविगेट करते आए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? थैंक यू अजय, प्लेजर टू बी हियर। सो लास्ट फ्यू डेज में हमने दो एक्सट्रीम ट्रेंड्स देखे बाजार में। जैसे ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एलिवेट हुए और रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर का सिचुएशन ट्रिगर हुआ, उसकी वजह से बाजार ने बहुत शार्प डाउनटिक लिया। हमारा ऐसा मानना है कि वो एक बड़ा डाउनटिक ड्यू था और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन जोन मार्केट के लिए एस्टैब्लिश कर दिया है। अब ऐसी शार्प करेक्शन के बाद बाजार एक यूजुअल बाउंस बैक करता है, जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं। इफ आई वर टू ड्रॉ पिक्चर अगले 2-3 महीने का, मेरा ऐसा मानना है कि हम एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मोड में चले जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसर्न्स बाकी हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए बाजार की एक क्लियर डायरेक्शन आने के लिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन का जो बड़ा कंसर्न है, ये एक अच्छी बात है जो आप पहले भी एड्रेस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने अभी तक ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का पास थ्रू इम्पैक्ट आना चाहिए था इकोनॉमी में वो शायद थोड़ा डिले होगा, या एक बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि इंडिया में वो शायद उतना हाइक नहीं करना पड़े अगर क्रूड प्राइसेस अपने एक नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, व्हिच इज क्लोजर टू $75-80 रेंज। तो ये बहुत सारी चीजें अगले कुछ हफ्तों में प्ले आउट करेंगी बाजार के सेंटिमेंट पे, और ऑफ कोर्स वी विल आल्सो गेट इनटू द अर्निंग सीजन जो कि मिड अप्रैल से चालू होगा। उसमें कमेंट्रीज और उसमें गाइडेंस का एक ट्रैकिंग जो यूजुअली बाजार में लोग करते हैं वो होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगले 1.5 से 2 महीना, हो सकता है शायद 3 महीना भी ये बाजार एक कंसोलिडेशन एक नैरो रेंज में बिहेव करेगा। वॉलिटिलिटी उस रेंज में हाई हो सकती है एंड जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे बाजार उसके ऊपर भी रिएक्ट बहुत ही वॉलेटिलिटी कर सकता है। तो बॉलपार्क में हमारा मानना यह है कि जो अपटिक था वो खत्म हो चुका है और अब हमें कंसोलिडेशन रेंज की तरफ जा रहे हैं।
राइट अमित यहाँ बता रहा है कि हमें कंसोलिडेशन की तरफ बाजार जा रहा है और शायद कुछ समय यहाँ स्टे कर सकते, लेकिन इस पीछे आप एक इंपॉर्टेंट फ्लैश अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर की तरफ से आ रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर बातचीत नेगोशिएशन के साथ होती है, या तो नेगोशिएशंस के साथ बातचीत का हल निकल पाएगा, नहीं तो रशिया और आक्रामक हो सकता है। तो यानी क्लियरली यहाँ पर एक स्टांस दिख रहा है जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि चौथे दौर की बातचीत में शायद यहाँ नरमी का स्टांस हो, शायद बातचीत बन जाए, ये वॉर फ्रंट पे एक ईज आउट होती सिचुएशन दिखाई दे। लेकिन अब भी दोनों देशों ने अपनी बातचीत सामने रखी हुई है और नेगोशिएशंस पर अब तक कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। ये एक इंडिकेशन जरूर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बड़ा डेवलपमेंट जिस पर आय कर रखना होगा। अमित बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका यार, एक व्यू आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पर कुछ समय और रह सकता है। भले ही इंडिया में आप अगर इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें इंडिया को, भले हम महंगे लगते हो, हमारी वैल्यूएशन ज़्यादा हो, इमर्जिंग मार्केट्स में भी सेलिंग हुई है। इंडिया से अगर आउटफ्लोज हुए हैं तो दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में, दूसरी एशियन मार्केट्स में वहाँ पर भी सेलिंग हुई है। लेकिन भारत अब भी एक फेवरेबल डेस्टिनेशन एफआईज के लिए होगा। इसके लिए आपके स्टांस क्या है और आपको क्या लगता है कि इस कंसोलिडेशन में किस तरह का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? क्या इसी तरह से एफआईज का आउटफ्लोज रहेगा या फिर एफआईज की लो पार्टिसिपेशन रहेगी कुछ अभी आने वाले और हफ्तों या फिर कुछ महीने भी? बिल्कुल हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि एफआई से जो सेलिंग है वो दो कारण से ट्रिगर हुआ है। एक, इंडिया का परफॉर्मेंस लास्ट के 2 साल में बहुत अच्छा था। आप ये देखें कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया वाज अ कंप्लीट आउटलायर, इट वाज अ ह्यूजली आउट परफॉर्मिंग मार्केट। तो इसलिए इतना गेन करने के बाद एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, क्योंकि ये एफआई ऑल ओवर द वर्ल्ड पैसा लगाने की एटीट्यूड रखते हैं, तो इसलिए जहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ जाती हैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी मार्केट्स में जिनमें उतना परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, वहां पे पैसा शिफ्ट हो सकता है। और दूसरा कि एक जनरल वे में इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए हायर ऑयल प्राइसेस, हायर इन्फ्लेशन एंड अदर कंसर्न्स बहुत बड़ा एक प्ले आउट करती है वैल्यूएशन के लिए। जब जब ऑयल प्राइसेस हायर होते हैं, इंडिया का वैल्यूएशन हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करता है, जो शायद अब हम अभी फेस कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे इंडिया में, इट विल टेक टाइम। वैल्यूएशंस में करेक्शन की शायद और जरूरत पड़ेगी और शायद वैल्यू करेक्शन से ज्यादा टाइम करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो कंसर्न्स है, बिग कंसर्न्स ऑफ इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स, वो जब तक थोड़े नॉर्मलाइज होते नहीं दिखेंगे शायद इंडिया में उतना बड़ा एलोकेशन नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक कैवियट जोड़ना चाहूंगा कि इंडिया में इतनी एफआई सेलिंग हमने शायद बहुत रेयरली देखी है, शायद 2008 में देखी हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, लेकिन उस समय बाजार का जो गिरना था वो बहुत बहुत हाई कट हुआ था बाजार की वैल्यूएशंस में। वो शायद इस बार नहीं दिख रहा है क्योंकि डोमेस्टिक मनी इज प्लेइंग अ वेरी बिग बैलेंसिंग फैक्टर टू एब्जॉर्ब दैट एंटायर सप्लाई। मतलब इसका हम ये मतलब लगा सकते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत बुलिश हैं इंडिया की नेक्स्ट 2 से 3 साल का इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी फैक्टर्स को लेके। अब इसमें कौन कितना सही निकलेगा या किसका कॉल व्यू सही जाएगा, ये हमें वक्त ही बताएगा। बिल्कुल अमित, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर फिलहाल कई सारे ट्रिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसने काफ़ी हद तक इकोनॉमी को एक तरह से इम्पैक्ट किया भी है। इन्फ्लेशन अनदर सच कंसर्न जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। ऐसे में कंजम्पशन प्लेस जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जैसे कि आप अभी भी बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाए, क्या लगता है अगर इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना है तो किन सेक्टर्स पर, कहां पर वॉच आउट करना चाहिए? देखिए, उसमें फिर टिपिकली आईटी सर्विसेज कंपनी, काफी लार्ज कैप प्लेस जो हमारी प्रेफरेंस है, वो एक सेक्टर हो सकता है जिसमें इन्वेस्टर्स एक्सपोजर ले सकते हैं। एंड सेकंड, डिफेंसिव वे में फार्मा कंपनीज विल बी नेचुरल बेनिफिशियरीज। इन दो के अलावा आई थिंक सेलेक्टिव लार्ज कैप बैंक्स, हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगले 2 से 3 महीना शायद बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट आई डेफिनेटली फील कि अगले 2 से 3 साल में बैंकिंग सेक्टर के लिए यहाँ से परफॉर्मेंस का एनवायरमेंट विल बी फार मोर सपोर्टिव, बहुत अच्छा कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनेगा, बिकॉज बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास विलिंगनेस टू लेंड द मनी एंड एबिलिटी टू लेंड द मनी है। तो ये सब चीजें जब कन्वर्ज होती हैं तो ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स प्ले आउट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स को एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो
इन द शॉर्ट टर्म रखना चाहिए। एंड इफ यू हैव अ 2 to 3 year व्यू, आपको थोड़ा प्रॉक्सी फॉर इकोनॉमीज एंड डायरेक्ट इकोनॉमी प्लेस को प्ले आउट करना चाहिए। अमित, कैपिटल गुड स्पेस पे आपका क्या व्यू है? कमिंस, थर्मैक्स, एल&टी वैरायटी, या इवन थोड़ा छोटे मार्केट कैप कर्व में भी, क्योंकि ये व्यू आ रहा है जैसा कि आपने बताया था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स और प्लेस पे अगर बुलिश रहते हैं तो कैपिटल गुड्स को कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, कैपिटल गुड्स पे मेरा व्यू बुलिश है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म कंसर्न्स इस समय काफी प्ले आउट करेंगे अगले 2 से 3 महीने के लिए कि कितना रेट हाइक आरबीआई करेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है फॉर केपेक्स रिलेटेड प्लेस। सेकेंड, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, स्पेशली जो इसमें मटेरियल लगेगा उसके अंदर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्टिंग का, मार्जिन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का कैसे रीडिफाइन किया जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी ऐसा भी व्यू आता है, हम लोग जब बात करते हैं वेरियस कंपनी से, एक वेंडर इकोसिस्टम से, कि हो सकता है ये 2 से 3 महीने की बजाय 6 महीना भी एक्सटेंड हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या प्राइस एक्शन कैन सस्टेन इवन लॉन्गर। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जो कि मुझे कंसर्निंग लगते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ये व्यू है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है ऑन द कैपेक्स साइकिल। बजट में भी हमने क्लियरली देखा कि कैपिटल स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए काफी बड़ा इंक्रीज किया गया, और जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कंपनीज की ऑर्डर बुक में। तो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश। लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए जैसे होता है कि रीअसेस करना होता है एवरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, आई थिंक हम उस स्टेज पे हैं। राइट अमित, अगर पिछले 2 साल के रिटर्न्स तो बाजार ने अच्छा खासा वेल्दी रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन अगर इस साल के रिटर्न्स एक बॉलपार्क फिगर हमें अज्यूम करना हो, क्योंकि मनी इज नॉट गोइंग टू बी इजी दिस ईयर, ऐसे में आप क्या एक कंजर्वेटिव टारगेट रख रहे हैं इस साल के लिए? देखिए, मैं ऑफिशियली तो कुछ ऐसा टारगेट नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये साल निफ्टी के रिटर्न्स को देखने के बजाय स्टॉक्स के रिटर्न को देखने के लिए, बॉटम अप इन्वेस्टिंग के स्टाइल के लिए शायद ज्यादा बेटर रहेगा और शायद बेटर रिटर्न्स बना के देगा इन्वेस्टर्स को। सो निफ्टी के रिटर्न्स मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल के लिए शायद उतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी। राइट अमित, एक आखिरी सवाल जाते जाते ये बताते जाइए कि आपके थॉट्स क्या है, आपके यूनिवर्स जो कंपनीज को आप ट्रैक करते हैं, कि ये जो मार्जिन प्रेशर का मैटर उठ के आया है बिकॉज कमोडिटी प्राइस बहुत जोर से भाग गए थे, एग्रो कमोडिटी, नॉर्मल कमोडिटी, हर तरह की कंपनी जो यूजर है किसी मटेरियल का उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और शायद वो आगे पास ऑन ना कर पाए फुली। तो ये मार्जिन प्रेशर का मामला कितने क्वार्टर्स का इशू है आपके व्यू में? 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर? देखिए, एज ऑफ डेट जो हमारा एनालिसिस है, हमारा ऐसा मानना है कि ये शायद 1 से 1.5 क्वार्टर हो सकता है, बिकॉज कंपनीज ने क्लियरली हमारे को ऐसा इंडिकेट किया है, और हम लोग ये देख भी रहे हैं बाजार में अपने चैनल चेक्स के थ्रू कि थोड़े थोड़े प्राइस हाइक्स होने चालू हुए हैं। वो कंप्लीटली कितना कर पाएंगे, आई थिंक दे विल आल्सो टेक देयर टाइम, मे बी 3 to 4 months। एंड सबसे पॉजिटिव जो इसमें चीज हो सकती है कि जो हम इस समय पीक देख रहे हैं प्राइस लेवल की ऑफ रॉ मटेरियल, वो शायद घट जाए, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक करने की उतनी जरूरत नहीं पड़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद 3 से 4 महीना इसमें लग सकता है, एंड फिर हम एक नॉर्मल कर्व पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी उस चीज को अब्सॉर्ब कर पाएगा और कंपनीज भी अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाएगी, और उसी दौर में फिर मार्केट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा। अमित, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, बाजार पर आपका आउटलुक और अपना डिटेल एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हम मार्केट एक्सपर्ट से फंडामेंटल्स पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे और उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सिचुएशन में बाजार में आपके लिए निवेश के नजरिए कैसे बनते हुए दिख रहे हैं और मौके कहाँ पर आप ढूंढ कर चल सकते हैं। लेकिन चलिए, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली बाजार कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ ओपुलेंट एडवाइजर्स के ब्रिजेश सिंह जुड़े हैं और साथ ही ट्रेड बुल सिक्योरिटी से सचितानंद उत्तेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सचितानंद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से आज सुबह बाजार में हम मूव्स देख रहे थे, काफी एक्शन पैक नजर आ रहा था। ऑफ कोर्स ये करेक्शन जो है बिल्कुल जायज है इन सिचुएशन में जहां पर लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से हम तेजी देख रहे थे, लेकिन रीड कैसे कर रहे हैं आप सेकेंड हाफ को? गुड आफ्टरनून मानसी जी। जी बिल्कुल सही कहा फरमाया आपने। जैसे जिस तरीके से तेज़ी रही थी पिछले मंगलवार से अब तक, लगभग 1000 पॉइंट की रैली हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव में देखी गई है। एंड जिस तरीके से
यहाँ पर वापस डेटा उभर के नज़र आ रहा है कि 17,000 के आसपास एक मीनिंगफुल हर्डल है। बीइंग अ ट्रंकेटेड वीक मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए। जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा फिलहाल प्लेस्ड है, लगभग एक रेंज यहाँ पर काफ़ी डिसाइसिवली नज़र आ रही है 16,400 से लेके 17,000। आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में अगले कुछ दिन मार्केट बिता सकता है। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो रुझान बना था ऑन द हायर साइड, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन मोड में स्लिप होना चाहिए। लगभग मुझे लग रहा है एक काफ़ी कॉन्फिडेंट अप मूव तब ट्रिगर होगी जब वोलेटिलिटी में थोड़ा सा कूल ऑफ नज़र आए। तो अगर हम इंडिया विक्स को भी देखें तो वहाँ पर भी जब तक हम एक वीकली क्लोजिंग 25 लेवल के नीचे नहीं देखते तब तक मुझे लग रहा है एक डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले नज़र नहीं आना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जिस तरीके से इसके बाउंस फिलहाल प्लेस्ड है लगभग 25 से लेके 28-30 तक, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर जोन में वोलेटिलिटी स्विंग होनी चाहिए। एंड उसी की वजह से लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा और कंसोलिडेट यहाँ से हो सकता है बिफोर कमेंसिंग द नेक्स्ट मूव ऑन द अप साइड। तो अगर हम लेवल्स की बात करें, स्पेशली अगर हम ट्रेड की बात करें, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी क्लियर मैंडेट मिल चुका है। जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई थी उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर है। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा प्रेजेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम बना है ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। सो ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 16,560 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। पोजिशनली 16,400 का एक टारगेट होगा। बिकवाली करनी चाहिए निफ्टी में। अगर एक पुल बैक मिल जाता है 16,660-700 के आसपास का, आई थिंक वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश शॉट्स ऐड करने के लिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 16,780 पे। क्लियरली 16,660 के लेवल्स पर पुल बैक पर एक बार बिकवाली की राय निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। 16,560 के टारगेट्स का आप मान कर चलें। स्टॉप लॉस 16,780 का सचित की राय यहाँ पर आती हुई। ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। जिस तरह से बाजार में हम वॉलेटाइल ट्रेड्स देख रहे हैं, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली है। सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस। ऑटो पीएलआई को मंजूरी और कमोडिटीज़ में गिरावट से ऑटो शेयरों में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। ऑटो पीएलआई से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले 18 आवर्स स्वदेश पर हमने आपको बताई थी और हमारी खबर पर मोहर भी लगती हुई दिखी है। ब्रजेश जी, इंडेक्स पर क्विकली आपका टेक और साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि मेरे फेलो एनालिस्ट ने कहा कि निफ्टी वीक है, ट्रेंड वीक है और देखिए 200 सिंपल मूविंग एवरेज अपने आप में बहुत वेटेज प्ले करता है। अगर हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो निफ्टी का अगर हम देखें 200 सिंपल मूविंग एवरेज तो लगभग 16,974 के आसपास आ रहा था और आज के सत्र में हम देखें 16,927 के आसपास का हाई मार्क है, वहाँ से इसमें बिकवाली देखने को मिली है। ट्रेंड वीक है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी उछाल आता है, स्पॉट की वैल्यू लेके चलूँगा 16,650 के आसपास में अगर कोई उछाल आता है तो आप बेचने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बतौर हम 16,750 का लेके चलेंगे और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 16,400 के आसपास का है। जैसे आपने कहा कि ओवरऑल इंडेक्स वीक है एक्सेप्ट ऑटो, और बैंकिंग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है निफ्टी के लिए। अगर आप देखेंगे तो एक आध दिन में उसने एक पुल बैक देखने को मिला था, उसी की वजह से निफ्टी 16,600 से 16,900 के दरमियान गया। तो बैंकिंग इंडेक्स पे भी अगर हम देखें तो इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 34,600 और 34,100 के आसपास में आ रहा है। तो इसमें भी ट्रेंड वीक हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है इसको भी अगर आप कंसिडर करें तो इसमें भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। इस समय 34,740 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अगर हम 34,900 के आसपास में अगर कोई उछाल में अगर देखने को मिलता है तो आप इसमें भी आप बेच के चल सकते हैं। 38,150 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और नीचे में जैसे मैंने कहा 34,600 और 34,100 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहे हैं। रही बात ऑटो इंडेक्स की, नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन उसमें चुनिंदा स्टॉक्स में ही निवेश करने की सलाह रहेगी। तो उसमें ऑटो एंसिलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप मदरसन सुमी को एक देख सकते हैं कि चार्ट पे थोड़ा बेहतरीन लग रहा है इस समय। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से कहूँगा एक हफ्ते के लिहाज से 131-132 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मौजूदा स्तर या कोई डिप आता है 130 के भी नीचे आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 124 एंड ऊपर में टारगेट
टारगेट हमारा रहेगा 142 से 144 का। तो एक स्टॉक ये है जहां पर पॉजिटिविटी दिख रही है। दूसरा पुल बैक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मारुति में भी चांसेस अच्छे लग रहे हैं कि उसमें भी जो ट्रेंड दिखाया है 6600 जो पुल बैक देखने को मिला है वो भी पॉजिटिविटी ही दिखा रहा है। 7445 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मेरा ऐसा मत है कि अगर 7400 के नीचे अगर मिलता है तो आप बाइंग कीजिए, 7100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो आपके 7700 से लेके 7850 के रहेंगे। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप दाव लगा सकते हैं ऑटो सेक्टर में। ऑलराइट, तो यानी ब्रिजेश जी का यहाँ कन्विक्शन मार्केट्स यहाँ थोड़ी सी सेल ऑन राइज पर है, बैंक निफ्टी पे भी शॉर्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन ऑटो में उन्हें स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं और अपनी कॉल्स भी उस अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स आज कल से ही क्यों बजिंग, इनफैक्ट पिछले 2 दिन से हम बजिंग देख रहे हैं, उसके बहुत बड़े रीजन है। एक, इचिनॉस स्वदेश ने भी एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी और आज उस खबर पर मुहर लगाई है। खबर ये थी कि सरकार ऑटो PLI के लिए लगभग 75 प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है, ये आज कन्फर्म हुई है। इस पर डिटेल्स हमें समीर दीक्षित ने भी दी थी, हमने न्यूज़ ब्रेक कुछ दिन पहले चलाई थी। एक ये भी बड़ा वजह है और साथ ही ऑटो में जिस तरह की लगातार अंडर परफॉर्मेंस रही है। पहले पूरी खबर एक बार समीर से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले हमने बता दें कि किस तरीके से सरकार को ऑटो PLI स्कीम में जबरदस्त रिस्पांस मिला है, उसी खबर पे मुहर लगी है। खबर कुछ यूं है कि सरकार को अब तक 75 प्राइवेट प्लेयर्स है, जिसमें टोयोटा, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, बोश, टीवीएस, लुकास टीवीएस, ऐसे जितने भी दिग्गज प्राइवेट प्लेयर हैं जो ऑटो सेक्टर में हैं, उन सभी ने सरकार को एक तरीके से कमिट किया है निवेश को लेकर के। और ये जो निवेश का कमिटमेंट है वो 74,850 करोड़ रुपए का है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 74,850 करोड़ के निवेश का जहां पर एक तरीके का भरोसा सरकार को मिला है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जहां पहले सरकार को ये उम्मीद थी कि इस पूरी ऑटो PLI स्कीम में तकरीबन 42,000, आप मोटे मोटे तौर पर अगर ले लें तो तकरीबन 45,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद थी, और अब जब एक्चुअल में जो सरकार को कमिटमेंट मिला है वो 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो एक जबरदस्त रिस्पांस यहाँ पर मिला है। और अगर स्कीम के खाके को देखें तो कुछ यूं है कि वित्त वर्ष 2024 से इंसेंटिव इन कंपनियों को मिलना शुरू हो जाएगा जो सफल आवेदक रही हैं, और ये इंसेंटिव जो उनको दिया जाएगा वो उनके इंक्रीमेंटल वैल्यू पर होगा। जितना उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा साल दर साल, उसके आधार पे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। और कंपोनेंट के लिए ये जो इंसेंटिव होगा वो 8 से 13% की रेंज में होगा, जबकि जो OEMs है उनके लिए ये इंसेंटिव उनके इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू पर 13 से 18% की रेंज में रहने वाला है। चलिए, तो यानी सारी बड़ी ऑटो कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका हम देख भी रहे हैं कि इस एंटिसिपेशन में पिछले 2 दिन से ही एक स्ट्रेंथ दिख रही थी बाजार में, ऑटो स्पेस में। और अब ये पूरी खबर आपको समीर समझाते हुए, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक्सक्लूसिव खबर भी शेयर की थी। ब्रिजेश जी, अब ऐसे में जब निफ्टी पर आपका व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, बैंक निफ्टी पर आपको बुलिश नहीं दिख रहा, आप फिर यहाँ पर कैसी कॉल्स कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या आप यहाँ शॉर्ट हैं, शॉर्ट कॉल्स इनिशिएट करेंगे यहाँ? डेफिनेटली प्रियंका जी, शॉर्ट कॉल ही नजर आ रही हैं। अगर हम देखें तो 2 शॉर्ट कॉल है मेरी, उसमें जिंदल स्टील एंड पावर है। अगर हम डेली चार्ट्स को देखें तो इस समय उसका जो फॉर्मेशन है वो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है। वॉल्यूम के संग में गिरावट देखने को मिल रही है। 447 448 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो मौजूदा सर पे आप बेच सकते हैं। 461 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और जो टारगेट नीचे के रहेंगे वो 436 434 के रहेंगे। तो पहली कॉल जो आप बेच सकते हैं वो जिंदल स्टील एंड पावर है। दूसरी जो सेल कॉल जनरेट है वो इंडसन टावर है। अगर हम देखें कि इसमें थोड़ा जो माइनर एक उछाल आया था, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाया और आज फिजल आउट हो गया है। उसमें भी एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। 210 रुपए के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो मौजूदा सर पे आप सेल कर सकते हैं। 216 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। नीचे में टारगेट 200 रुपए के रहेंगे। टाइम फ्रेम जो दोनों कॉल का रहेगा वो 2 से 4 दिन का रहेगा। दोनों कॉल सेल साइड में। राइट, चलिए चलते हैं और सच्चिदानंद जी का भी कॉल जान लेते हैं। बताइए सच्चिदानंद जी, किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस मार्केट में? जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज पे ही दाव लगाना चाहिए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो नज़र आ रहा है फिलहाल वो है बर्जर पेंट्स ऑन द हायर साइड एंड DLF ऑन द शॉर्ट साइड। सो अगर दोनों के डेटा को देखें तो लगभग काफ़ी एविडेंट है जिस तरीके से फिलहाल ट्रेंड रही है DLF के लिए। एक लो बॉटम सीक्वेंस में काफ़ी वेल एस्टैब्लिश रहा है एंड पिछले 3 दिनों से इसने अटेम्प्ट किए हैं अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर
एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहे हैं। सो जिस तरीके से यहाँ पर एक हर्डल नजर आ रहा है क्लियरली 340 342 के जोन में, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एस्केलेट होना चाहिए स्टॉक ऑन द लोअर साइड। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 344 के आसपास, एंड अगर पुल बैक मिल जाता है तो 339 341 एक अच्छा जोन होगा जहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करनी चाहिए डीएलएफ इस पर्टिकुलर काउंटर में। टारगेट ऑन द लोअर साइड कुड बी क्लोज टू अराउंड 326, एंड ऑन द हायर साइड बर्जर पेंट्स का डेटा यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक कूल ऑफ हुआ है ऑयल के प्राइसेस में, उसका इफेक्ट कहीं जाकर पेंट स्टॉक्स पे नजर आना चाहिए। एंड फिलहाल जो 3 दिन का एक अच्छा कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है 700 के आसपास। काफ़ी कॉन्फिडेंट कॉल राइटिंग एक्शन देखी गई थी पिछले दिनों में। मुझे लग रहा है उन कॉल राइटर्स को थोड़ा सा एक चैलेंजिंग मोड आ सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। सो जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्रेजेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकता है जैसे ही 700 का लेवल निकल जाता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी बर्जर पेंट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 686 के आसपास, एंड टारगेट मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों के लिए रखना चाहिए लगभग अराउंड 715 के। राइट, ये तो कॉल्स आ रही हैं सच्चिदानंद जी की। सच्चिदानंद जी, उत्तेकर जी, आपको बताऊं मैं कि आपका नाम जो है ना बहुत ही शानदार है, सत्य चित आनंद। मैं भी इसका मतलब ढूंढ रहा था क्योंकि प्रियंका ने छेड़ा कि थोड़ा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है, तो हमने कहा ही नाम की आप ब्यूटी देखिए, आप डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस मत देखिए। इसमें 3 वर्ड यूज्ड हैं, सत्य चित और आनंद। और ये संस्कृत में अगर मैं बता सकूं कि बीइंग एग्जिस्टेंस, रियल, एक्चुअल, सत्य, चित मतलब फुल कॉन्शियसनेस, और आनंद तो बाजार में आप लेते ही रहते हैं ऑलमोस्ट डेली। तो मानना पड़ेगा शायद आपके पेरेंट्स ने बहुत ही सोच विचार करके ये ब्यूटीफुल नाम रखा। चलिए कुणाल के पास चलते हैं, वही मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू जी। कुणाल जी, क्या चल रहा है मार्केट में? डेज लो पे ले आए आप बाजार को? जी हाँ अजय जी, अच्छा लगा आपका जो ये एनालिसिस था नेम के ऊपर, काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग, समथिंग गुड। एटलीस्ट मार्केट, ऐसे मार्केट में कुछ अच्छा सीखने को भी मिला। मार्केट की बात करें तो आई थिंक मेरे अनुमान से आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग का वेव लग रहा है। एक्चुअली आज का मूव फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ऐसे कोई मेजर डेटा पॉइंट्स नेगेटिव नहीं आए हैं मार्केट्स में। क्रूड की बात करें तो क्रूड कूल ऑफ हो चुका है। लार्ज कैप्स में हमने देखा लास्ट 2 दिन से अच्छी पेस ऑफ रिकवरी थी। मिड कैप्स हालांकि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट वो इनिशियल मूड होता है मार्केट का, जब एक नया वेव बनता है तब उसमें लार्ज कैप्स जनरली लीड करते हैं। तो ग्लोबली भी हमने देखा कि काफी सारे जो मेजर इंडाइसेस है, हैंगसेंग शांघाई की बात नहीं करूंगा, बट मैं जो बाकी अदर मेजर एशियन मार्केट से वो भी करीबन फ्लैटिश ट्रेड कर रहे थे। तो आज की जो सेलिंग है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हाफ एन आवर, नेक्स्ट 45 मिनट्स में क्या मार्केट वापस से 16,700 के ऊपर आ सकता है कि नहीं, इंडेक्स वाइज, निफ्टी वाइज। अगर ये वापस रिकवर कर जाता है, विच मीन्स हम नेट 16,700 जो 20 डे मूविंग एवरेज का जो एक सपोर्ट लेवल है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है पॉसिबल कि ये प्रॉफिट बुकिंग की वेव हो, जो एक मीन रिवर्जन हो, जो मार्केट में लास्ट 4 या 5 डेज की जो रिकवरी आई थी उसको निगेट करने के लिए। पर अगर हम 16,700 को अगर होल्ड कर पाए तो पॉसिबल है कि मार्केट आने वाले कुछ एक दिनों में वापस स्टेबल हो सकता है। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कुणाल, दिस इज व्हाट आपने राइट वर्ड भी यूज किया कि कंफ्यूजिंग स्टेट, क्योंकि आई रिमेंबर जब हमने मॉर्निंग ट्रेड में आपसे बात की थी ओपनिंग शो में, तो आपने क्लियरली कहा था कि आप वन साइडेड ट्रेड देख रहे हैं, वो भी बुलिश ट्रेंड यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसा बाजार में किस चीज को लेकर फियरफुल है? इज इट लाइक कि रेट हाइक तक रुकना चाहता है बाजार एक क्लियर डायरेक्शन लाने के लिए, या फिर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वहां से शायद एक क्लैरिटी सीख करना चाहता है बाजार, या फिर क्लियरली इसे एक प्रॉफिट टेकिंग? सो विल हैव टू जज टिल 16,700 का सोल्यूशन जैसे कुणाल बता रहे हैं। तो ऐसे में आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी डिवाइस होनी चाहिए? आप कॉल्स क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पे कॉल्स बाई साइड में रहेंगे, बट मैं थोड़ी मिक्स्ड अप्रोच रखूंगा स्टॉक्स में। तो पहला जो स्टॉक रहेगा मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग पे, वो रहेगा वोल्टास। अगर हम लास्ट हाफ एन आवर, लास्ट 2 आवर्स की बात करें, जब मार्केट में सेलिंग थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई थी, वोल्टास उस दौरान भी काफी अच्छा होल्ड अप कर रहा है। 20 डे अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है। तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि ये मार्केट के परे है मूवमेंट इसकी स्टॉक प्राइस की, सो मार्केट से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। तो अगर हम मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो हम ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो जिनकी बीटा नेचर मार्केट से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उस लिहाज से मैं वोल्टास को पिक करूंगा। 1260 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, 1180 का स्टॉप लॉस,
और जो दूसरी अप्रोच रहेगी वो रहेगी कॉन्ट्रा अप्रोच, बिकॉज जब हमने देखा है कि मार्केट एक घंटे 2 घंटे में अगर एक शार्प सेलिंग आती है तो काफी सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं एक बीटन डाउन स्टॉक को पिक करूंगा कॉन्ट्रा बाय के लिए, वो रहेगा जिंदाल स्टील। स्टॉक अपने 3 डे 4 डे लो के आसपास आ चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज का बहुत बढ़िया सपोर्ट है 430 के आसपास जिंदाल स्टील में। सो 430 का स्टॉप लॉस रख के इसमें एक कॉन्ट्रा बाय इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। टारगेट रख सकते हैं 500 का। राइट, वोल्टास इनका एक स्टॉक पिक है कुणाल का, और वो जानते हैं कि कैसे इस बार जो समर्स है वो गर्मियाँ इस बार बहुत ज़बरदस्त आने वाली हैं। कुणाल, आपने वो स्ट्रीट डांसर का गाना सुना है, हाय गर्मी? इस बार जो है बहुत सताने वाली गर्मी आ रही है, इसीलिए शायद वोल्टास आप चुन रहे हैं। और सुना है कि ये कंपनीज भी ना दाम भी बढ़ा रही है और रीस्टॉकिंग भी शुरू कर दी है। मेरा एक और रीजन था वोल्टास पिक करने के लिए, बिकॉज मार्केट में जो सेल ऑफ आई उसमें काफी ट्रेडर्स की गर्मी निकल गई, तो उस लिहाज से ये बात तो सही कही, अच्छी खासी गर्मी निकल गई बहुत सारे लोगों की। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कुणाल। सो कुणाल अपना रैशनल दे रहे थे, बट ये सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज आपके रडार पे होने चाहिए, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। इन्होंने काफ़ी अच्छी डिमांड की उम्मीद है, जैसा कि हम बता रहे थे, और इन्होंने अच्छी खासी रीस्टॉकिंग तो ये तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने प्राइस हाइक्स भी लिए। लेकिन बाज़ार में ऑफ कोर्स इस समय किसी तरह का रिवर्सल नहीं दिख रहा है। लास्ट आज मॉर्निंग में भी जब सिम्फनी का मैनेजमेंट हमारे साथ थे, अजय आपको याद हो, तो क्लियरली अगर आप 2021 में देखें लगभग 20% तक का रेट हाइक कर चुके हैं व्हाइट गुड स्पेस, तीन ट्रेंचेस में। लेकिन उसके बाद भी उनकी बातों से वो कॉन्फिडेंस झलक नहीं रहा था कि वो दोबारा फर्दर पास करेंगे। एक और रेट हाइक हो ना होने की एंटिसिपेशन नहीं लगी, मुझे लगा कि शायद इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर को हम कवर करते हैं, और वो है क्रूड ऑयल रिलेटेड। और उसमें ये है कि भाई खबर तो एक्सक्लूसिव ये है कि भारत रशिया से इस तरह की बातचीत कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के, कि हमें अगर क्रूड ऑयल किसी तरह के डिस्काउंट पे मिल सके, कुछ सिर्फ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात चल रही है। प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बातचीत के डिटेल्स निकालते हुए। पहले हम प्रकाश से बात करेंगे और फिर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर के वेटरन RS शर्मा जी से बात करें, जो ONGC के फॉर्मर चेयरमैन थे। वो मैटर को हमारे लिए एनालाइज करके बताएंगे। प्रकाश, सबसे पहले आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से भारत ये चाहता तो है कि रशिया से सस्ते क्रूड खरीदे जाएं, उसके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसके रास्ते में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। रशिया ने ये ऑफर दिया है कि 27 से 30% के डिस्काउंट पर वो क्रूड भारत को दे सकता है और भारत को अपनी खरीदारी बढ़ानी चाहिए। लेकिन कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। मोटे तौर पे देखें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अगर यूएस और यूरोपियन नेशंस के साथ जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है उसको अलग भी रख दें, उसके बावजूद भी मौजूदा हालात में सेफ ट्रांसपोर्ट रूट हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। और उससे भी बड़ी चुनौती है कार्गो की अवेलेबिलिटी, जो कि इस वक्त नहीं है। सूत्र हम ये भी बता रहे हैं कि मौजूदा हालात में शिपमेंट के लिए इंश्योरेंस हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है और सरकार को उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि मद्देनजर रखा जा रहा है और जो कि रुकावट पैदा कर रहा है वो ये है कि जो इंडियन कंपनीज हैं रशिया में, जो कि वहां पे जिन्होंने ब्लॉक हासिल किए हैं और क्रूड प्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें भी बिडर्स नहीं मिल रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप OVL की बात कर लीजिए, जैसे चलिए RS शर्मा जी के साथ जुड़ते हैं। शर्मा जी, पहली बात तो ये कि क्रूड ऑयल प्राइस लास्ट 24 घंटों में $130 वाला ब्रेंट ऑलमोस्ट $100 पे आ गया है, तो थोड़ी राहत है। कंट्री के लिए भी राहत है, सबकी बैलेंस शीट पे राहत है और कंज्यूमर्स के लिए भी राहत है। लेकिन ये जो मामला चल रहा है कि हर बार हमारा डिपेंडेंस बहुत रहता है उनके इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पे, क्या इस तरह की बातचीत, कुछ इस तरह की डील हो सकती है रशिया और इंडिया के बीच, जिसमें हमें डिफरेंशियल प्राइसिंग हो, हमारे लिए कुछ प्रेफरेंशियल डिस्काउंटेड प्राइसिंग हो? आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ये तो ठीक बात है कि रशिया ने जो है उनका क्रूड ऑफटेक नहीं हो रहा है, तो इंडिया को उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया है। बट सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए ये है कि उसके लिए लॉजिस्टिक्स की, उसको यूजुअली जो हमारे देश में जो रिफाइनरी कंपनीज हैं, ये CIF बेसिस पे बाई करते हैं। दैट मीन्स जो भी जो सप्लायर होते हैं वो सप्लाई करते हैं, वो अपना शिपिंग अरेंजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस अरेंजमेंट करते हैं।
बट इस केस में इस बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये जो डिस्काउंट है अपरेंटली इट इज ऑन FOB बेसिस, दैट मीन्स हमको वहां से क्रूड लिफ्ट करना पड़ेगा, उसका शिपिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा, प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, शिपिंग कॉस्ट जो है रशिया से यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि रशियन क्रूड ज्यादा इंपोर्ट होता नहीं है, कुछ ये बिना रिफाइनरी के लिए कुछ BPCL इंपोर्ट करता है। और आई रिमेम्बर जब ये जो MRPL जब चालू हुई थी 2003-4 में, जब ONGC ने एक्वायर किया था, तो जो सोकोल क्रूड जो है उसका साखलिन वाला, उसका एक शिपमेंट हम लेके आए थे वहां से MRPL के लिए, बट वो कमर्शियल बेसिस पर वायबल नहीं है, सिर्फ यही था कि लॉजिस्टिकली वायबल है। अभी इसके अंदर इस वक्त हमको लॉजिस्टिकली भी देखनी है, फिजिबिलिटी, शिपिंग, इंश्योरेंस अरेंजमेंट वो भी देखना है। पीछे ये भी था कि जो सखलिन में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे हिस्सेदारी है, हम उसको बेचना चाहते थे, उसका टेंडर किया, कोई भी जो है OVL को उसकी ऑफर नहीं आई, तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो इसके रहते अभी तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑफर है वहां से इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ऑफर अच्छी है पर अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा पा रहा है, तो अभी तो यही है। बट ये जरूर है कि आपने बोला इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी जो है, यस, हमारे देश की इंपोर्ट डिपेंडेंस इस वक्त 85-86% है, तो हमारा तो ज्यादातर आयात होता है सारा क्रूड ऑयल, और डिफरेंट कंट्रीज है, तकरीबन 25-30 कंट्रीज है जहां से अलग अलग इंपोर्ट होता है। तो दैट इज अ डिफरेंट चैलेंज। ऑफ कोर्स अभी जो प्राइसेस थोड़े नीचे आए हैं तो राहत वाली बात है, बट देखा जाए तो जो कहाँ जो 60, 65, $70 चल रहा था, तो अभी $100 आ गया, तो हम लोग खुश हो रहे हैं। पर ये है कि ये भी जो है इटसेल्फ एक चैलेंज की बात है। इसका जो इम्प्लीकेशन कंज्यूमर के लिए होगा जब पास ऑन होगा, जब भी पास ऑन हो पाएगा, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी अनप्लेजेंट। शर्मा जी, एक सवाल ये उठ के आ रहा है कि जो आगे ईरान डील लाइंड अप है, एक तो ये कि कितनी प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगे इस बात की, और अगर ये होती है तो इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस हमारे लिए कितना नीचे आ जाएंगे ओवरऑल आपके व्यू में? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैंने साफ तौर पे बोला है। तो इससे हमें कोई रिलीफ वाली कोई चीज नजर नहीं आती जो रशियन ऑफर हमें हुई है। तो आई डोंट सी एनी पॉजिटिव फीलिंग इन दैट। तो प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है तो फिर उसको वो तो पेपर डिस्काउंट वाली बात है। बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल प्राइसेस जब हम देख रहे थे, काफ़ी हद तक कई सारे सेक्टर्स के रॉ मटेरियल को बुरी तरह से वो इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। अब जब हम देख रहे हैं कि जो एक राइज था वो धीरे धीरे थम रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस के साथ जो कंसर्न्स थे क्या वो कम होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? अभी देखिए, एक थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा आपके सब्जेक्ट को। पीछे जो प्राइसेस इतना जो स्पाइक हुआ था वो कोई सप्लाई डिमांड सप्लाई वाली बात नहीं थी। मार्केट इसको बोलते हैं जिसको मार्केट इज स्पूफ्ड, मतलब एक अनसर्टेनिटी की जो हालत होती है जिसके अंदर मार्केट की जो रिएक्शन होती है, जो स्पेकुलेटर्स उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके रहते एकदम से वॉलेटिलिटी आई थी और ये प्राइसेस जो है काफी स्पाइक हो गए थे। अभी उसमें जैसे स्टेबिलिटी आती जा रही है तो वो प्राइसेस थोड़ा कूल डाउन हुए हैं। पर ये जो मैं ये बोल रहा हूँ $100 का भी जो प्राइस है, ये हमारे लिए कोई खुश होने वाली बात नहीं है। तो इंडियन बास्केट, अगर ब्रांड $100 है तो इंडियन बास्केट विल बी 95-96, वेरएज हमारा जो बजट के अंदर सरकार ने फैक्टर किया है वो $70-75 फैक्टर किया है। और ये $81 के ऊपर तो ये जो मार्केटिंग कंपनीज है, अभी तक जो प्राइस इम्प्लीकेशन है वो कंज्यूमर को पास ऑन ही नहीं किया है। तो इस वक्त वो सब अनसर्टेनिटी है, कैसे होगा। तो अभी हमें कोई राहत वाली अभी कुछ ज्यादा खबर नहीं है। पर हाँ, जो $130-140 के दौरान जो एक बहुत ही जिसको घबराहट वाली हालत हो गई थी, उसके अंदर अभी स्टेबिलिटी आई है। बट दिस इटसेल्फ इज नॉट गुड इनफ।
शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी एनालिसिस हमें बताने के लिए, और क्रूड का मुद्दा जो कि बहुत चर्चित है उस पर अपनी एनालिसिस और डिटेल रिसर्च हमें हमारे बीच रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे टेक्निकल गेस्ट हैं, उनसे बातचीत बाजार पर ही आगे कंटिन्यू करते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट्स में भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी दिखा रहे हैं। ब्रजेश जी, मेरा सवाल आपसे है, L&T कंपनी ने एक ऑर्डर यहाँ पर जीता है उनके पर्टिकुलरली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर। ऑफ कोर्स स्टॉक में फिलहाल मूवमेंट हम नहीं देख रहे हैं, न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट जरूर नजर आ रही है। टेक्निकली आपको क्या लगता है, कोई बाइंग सिग्नल्स यहाँ से गिरावट में एक बार एंट्री लेने के बारे में यहाँ पर सोचा जा सकता है? तो मानसी जी, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया 1 से 3 महीने के लिए तो न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और अगर नजरिया 6 महीने प्लस सिनेरियो का है तो डेफिनेटली इस न्यूज़ पे बाइंग हो सकती है, लेकिन ये भाव पे मैं नहीं कहूँगा। 1733 के आसपास में चल रहा है। मेरा ऐसा मत है कि अगर ये 1680 से 1690 के बीच में मिलता है तो आप वहाँ उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1555 का रहेगा, और 6 महीने के हिसाब से टारगेट जो रहेंगे वो 1850 से लेके 1900 के रहेंगे। तो डिप में बाइंग करें, इस लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं है। बिल्कुल, तो फिलहाल इस डिप को बाय करने की कोशिश नहीं करें। अगर आप ट्रेडिंग का व्यू रख रहे हैं तो आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखें। इस वक्त बैंक निफ्टी, बैंकिंग, आप सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स बनते हुए बैंक्स में देख रहे हैं, लेकिन आप एक स्टॉक बंधन बैंक, उसे आप देखें लगभग 4% तेज है। उसका रीज़न है CLSA की रिपोर्ट आई है, नोमरा की रिपोर्ट आई है बंधन बैंक पे। क्या कुछ डिटेल्स इस रिपोर्ट में है, ये कंपाइल किया है पूजा ने। एक बार आइए पहले ये रिपोर्ट समझ लेते हैं। पूजा बताएं। बंधन बैंक के स्टॉक में आज हम जो लगातार एक तेजी देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं बंधन बैंक पर। CLSA की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने अपग्रेड कर बाय आउट परफॉर्म से बाय की रेटिंग दे दी है, और जो लक्ष्य दिया है वो 340 रुपये प्रति शेयर का दिया है, यानी कि जो मौजूदा स्तर है वहाँ से करीब करीब 20 से 21% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पिछले जो 3-4 साल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई भरे थे वो अब खत्म हो चुके हैं, और कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो स्थिर हो चुकी है। अगर ROE की बात करेंगे तो वो वापस से 20% के स्तर दिखा सकती है। एक समय जो कंपनी के बैंक की हालत थी 20% के आसपास का ROE था, अब वो वापस से जल्द ही देखने को मिलेगा। और ओवरऑल MFIs की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर नोमुरा की भी रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी अपग्रेड कर खरीदारी करने की राय दे दी है। लक्ष्य 375 रुपये प्रति शेयर का दिया है। इनका भी कहना है कि MFI कंपनियों में रिकवरी अब दिखनी शुरू हो चुकी है, जिसमें कि बंधन बैंक का रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है बाकी MFI के कंपैरिजन में। कलेक्शन ट्रेंड भी नॉर्मल हुए हैं और अतिरिक्त प्रोविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त MFI की सिचुएशन में जिस तरह से सुधार दिखना शुरू हो रहा है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इस स्पेस में, और खास करके बंधन बैंक सबको काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। चले, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस रिपोर्ट को कंपाइल करने के लिए। सच्चिदानंद, फंडामेंटल्स हमने सुन लिया, रिपोर्ट में क्या क्या राशन दिया गया है, ऊपर का लक्ष्य भी दिया गया है, लेकिन आप चार्ट्स पर किस तरह से देख रहे हैं? आज तो इसमें 4% की तेजी है। अगर एक सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टू मीडियम टर्म को टारगेट रख के स्टॉक को अगर प्लस करना चाहता है तो कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पे? देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन तो काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर काफ़ी समय से एक साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में ही रहा है काउंटर। इनफैक्ट नीचे एक 250 के आसपास एक अच्छा बेस नज़र आता है, वहाँ से काफ़ी अच्छा मीन रिवर्जन नज़र आता है। एंड लगभग 300 एक मिड पॉइंट रहा है इस पर्टिकुलर रेंज का। ऑन द हायर साइड 320 एक काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 320 के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करता, आई थिंक तब तक एक ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड डायरेक्शन मोमेंटम यहाँ पर ऑन द बुलिश साइड इवॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर एक अच्छा मौका बन रहा है जहाँ पर एक मीन रिवर्जन ट्रेड ही डिप्लॉय करना चाहिए। सो जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर एक अपटिक नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है वो अपटिक शायद लगभग अराउंड 290-295 तक भी एक्सटेंड हो जाए। बट वहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने चाहिए। ओवरऑल अगर हम डेटा को भी देखें तो 300 के आसपास से काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगभग उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास है। तो फिलहाल तो सलाह यही होगी, अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड है
तो उसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से ही होल्ड करने की सलाह होगी। 277 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा एंड ऑन द हायर साइड 290 295 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। मुझे लग रहा है वहाँ पर शायद ट्रेडिंग के लिहाज से एक अच्छा मौका मिलेगा कॉन्ट्रास्ट शॉर्ट्स डिप्लॉय करने के लिए। सचिदानंद, एक स्मॉल कैप व्हाट यू कॉल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसमें बड़े एक बहुत पॉपुलर फंड मैनेजर ने एक स्टॉक शेयर लिया है, वो है पोशाक। मैं आपके साथ इसका स्टॉक चेक करना चाहूँगा, आप उसके चार्ट स्टडी कर लीजिए, तब तक जान लेते हैं किसने लिया है। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं मार्सेलस फंड। उन्होंने ये स्मॉल कैप स्पेशलिटी कंपनी का स्टॉक अपने स्मॉल पोर्टफोलियो में, स्मॉल चैम्प्स लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में ऐड किया। ये सुन लेते हैं उनका रैशनल और फिर इसके ऊपर डीप डाइव करेंगे। पोशाक का स्टॉक रहेगा फोकस में और एक कंपनी जो है एक लीडिंग सप्लायर है फॉस्जीन डेरिवेटिव्स के लिए। अब इसका जो यूसेज है फार्मास्यूटिकल्स में आता है, एग्रो केमिकल्स में आता है और पर्सनल केयर सेगमेंट्स में देखने मिला है। अगर बात करें आप रेवेन्यू और पैट की ग्रोथ की, जो कंपाउंडेड ग्रोथ होती है 10 साल में, तो रेवेन्यू के लिए 17% है और पैट के लिए 26% है पिछले 10 साल में। इसके अलावा अगर एवरेज आरओसी की बात करें तो 24% से ज़्यादा जो है उसकी आरओसी लेवल्स देखने मिली हैं पिछले 10 साल में। और कंपनी अगर फोकस करें तो मार्सेलस ने जो है उनके लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में जो है रिसेंट एडिशन की है इस कंपनी के। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स है कंपनी के। सबसे पहला है कि एक बैरियर टू एंट्री है, एक लाइसेंसिंग रेजिम होती है क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्फ्लेमेबल होते हैं और जो है इसमें लाइसेंस लगता है। तो ये पोशाक नाम की और एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में स्टेक बनाया। आपको तो पता ही होगा, हमने अल्काइल अमीन्स और जीएमएम फॉडलर पे करीबन 3 साल पहले स्टेक बनाया था। पोशाक इज अ लीडर इन फॉस्जीन। सो फॉस्जीन इज एन एसेंशियल केमिकल, ऑलमोस्ट एज एसेंशियल एज फ्लोरीन। फॉस्जीन इज एन एसेंशियल केमिकल बट इट्स अ कंट्रोल प्रोडक्ट, तो भारत सरकार इजीली लाइसेंसेस देती नहीं है। ये कंपनी मार्केट लीडर है, डिमांड फॉस्जीन के लिए भरपूर है। एज द एंटायर केमिकल्स इंडस्ट्री बूम्स, दिस कंपनीज प्रोडक्ट्स विल बी इन हाई डिमांड। सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज सरकार उतनी आसानी से लाइसेंसेस देती नहीं है, इसलिए हमको लगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्ले है। हाई आरओसीज, कैश जनरेटिव, करीबन 10-15 साल से मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज। तो पोशाक में भी हमने एक स्टेक बनाई है। चलिए, ये एक्सप्लेन कर रहे थे शरद, पहले बता रहे थे कंपनी करती क्या है। 24% का रोस है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर लास्ट 10 ईयर्स। उसके बाद आपने सौरभ मुखर्जी से भी सुना। आइए अब चार्ट चेक करते हैं। सचिदानंद, आपने चार्ट्स पे देखा, इसके क्या लग रहा है? देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर एक हेल्दी ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पिछले साल फरवरी में एक काफ़ी क्लासिकल ब्रेकआउट हुआ था लगभग अराउंड 4400 के आसपास एंड वहाँ से जो मोमेंटम था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा था। एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करें तो एक काफ़ी अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में स्टॉक लॉक्ड इन हो चुका है। सो जिस तरीके से फिलहाल इसके एवरेजेस प्लेस्ड हैं, स्पेशली जिस तरीके से इसमें ट्रेंड इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है जब ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रिटेन करना चाहिए। टेक्निकली स्ट्रक्चर वीक तभी होगा जब 7800 के नीचे एक वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश होती है। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग इसका जो पैटर्न टारगेट है 15,000 के आसपास प्लेस है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा विकल्प है। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बेटर इन है। एंड अगर ये डिक्लाइंस मिलते हैं तो 7800 के स्टॉप लॉस के साथ पोर्टफोलियो में होल्ड करने की सलाह होगी। एंड मुझे लग रहा है 15,000 के आसपास के स्विंग्स अगले कुछ सालों में ज़रूर नज़र आ सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर अच्छा विकल्प नज़र आ रहा है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो उसे बिल्कुल होल्ड करने की राय यहाँ पर टेक्निकली एक्सपर्ट की तरफ से भी आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 15 मिनटों में मोमेंटम दिखा रहे हैं। ब्रिजेश जी, भारती एयरटेल का स्टॉक देख लीजिए। हमने देखा है पिछले 15 मिनट्स में ही एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज जहाँ पर नज़र आ रहा है। इस बीच टेक्निकली एक बार चार्ट्स देखें और बताएं कि यहाँ पर इस मोमेंटम में जो थोड़ी सी तेज़ी आती हुई दिखी है। अगेन एक्सिस बैंक भी देख लीजिए, वहाँ पर भी बिकवाली से उठता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? अवांशी जी, भारतीय अगर हम एयरटेल की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर किसी का एक हफ्ते का व्यू है तो डेफिनेटली बाई साइड में ही है। 699 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 685 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं 720-722 के लिए। तो भारतीय एयरटेल बाई साइड में। आई थिंक दूसरा शायद आपने एक्सिस बैंक कहा था।
एक्सिस बैंक को अगर हम देखें तो उतना ट्रेंड मजबूत नहीं है। इसमें इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है चार्ट के अनुसार 712 714 का मिल रहा है। तो पोजीशन अगर बनानी है पॉजिटिव साइड में तो इसको 712 के ऊपर चलना चाहिए। तो अगर 712 के ऊपर चलता है तब एक बार ये बाई साइड में आ जाएगा और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 695 का रहेगा और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे आपके वो 732 से 734 करेंगे। तो एक बार वेट करें, 712 के ऊपर जैसे ट्रिगर होता है तो बाई साइड में एक्सिस बैंक आ सकता है। दोनों स्टॉक्स पर फिलहाल नजरिया हमें मिलता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल में मोमेंटम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ता हुआ, लो से ऊपर उठता हुआ ये स्टॉक। नेपियन कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी ने हमसे बातचीत में कहा कि यहाँ पर बाजार में मैक्रो चिंताएं समय एक तरह से तय करेंगी कि कितनी ज़्यादा प्रभावी होती हुई दिखती है। उनके मुताबिक सिर्फ क्रूड के दाम पर नहीं बल्कि सभी कमोडिटीज़ के दाम पर नज़र रखनी चाहिए। मैक्रो कंसर्न्स बेहतर नहीं हुआ है और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कल में इतनी जल्दी सिचुएशन इंप्रूव होगी। इसकी कई वजह हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर बेकरार चालू है वो मतलब लगता तो नहीं है कि आने वाले हफ्ते या 10 दिन में खत्म हो जाएगी। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो सैंक्शंस अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ने जो इम्पोज की है रशिया पे, ये सैंक्शंस शायद जो लड़ाई खत्म भी हो जाए, वॉर खत्म भी हो जाए, लेकिन ये सैंक्शन मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तक तो रहेंगे ही, जब तक कुछ फैसला ना होए कि ये रशिया पे इवेंचुअली वेस्टर्न कंट्रीज को क्या करना है। तो ये सैंक्शंस की वजह से जो हमने नॉट ओनली क्रूड ऑयल, लेकिन आप देखिए कि गेहूं, कॉर्न, कमोडिटीज, एल्यूमिनियम, निकल, ये हर एक कमोडिटीज में जहां रशिया दुनिया का श्रेष्ठ नहीं तो नंबर 2 या नंबर 3 प्रोड्यूसर है, ये पूरा जो ट्रेड है उसकी वजह से मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन जो महंगाई आई है वो रहेगी। और ये समझना चाहिए कि एफआई सेलिंग शुरू क्यों हुई, और ये भी मुझे लगता है कि लेट्स गेट टू द कोर इशू कि क्या वजह क्या थी। जब मार्केट 2020 में मार्च में जब मार्केट का बड़ा ग्लोबल करेक्शन आया, नॉट जस्ट अपना मार्केट लेकिन ग्लोबली जो करेक्शन आया, वो करेक्शन में आप देखिए कि करीबन मार्च 2020 में ग्लोबल मार्केट्स हिट बॉटम। उसके बाद हमारा जो मार्केट है अपना निफ्टी, जो मैं देखूं तो निफ्टी हैज गॉन अप 144%, ठीक है, टिल 18th of October लास्ट ईयर। तो 18 अक्टूबर 2021 तक 144% राइज आया निफ्टी में, लेकिन उसके बाद करेक्शन शुरू हो चुका। और एफआईज आप देखिए 2021 कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया को छोड़ के हर एक इमर्जिंग मार्केट में एक्चुअली सेलिंग आया था। इंडिया टिका रहा क्योंकि देयर वाज अ होप दैट ये चाइना +1 की वजह से इंडिया में एफडीआई आएगा, एफआई इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जो वैल्यू ऑलराइट, तो ये एक व्यू आप सुन रहे थे गौतम त्रिवेदी का, जिनसे आज हमने बात की थी और बाजार पर अपना, सेक्टर्स पर अपना व्यू वो शेयर कर रहे थे। एक बार आप यहाँ पर 2 स्टॉक्स को देखिए, एमएनसी फार्मा जैसे कहते हैं, एबट इंडिया, सच्चिदानंद, एबट इंडिया, फाइजर, ये दोनों एक ट्रेंड में चलते हैं, पेयर स्ट्रैटेजी लगती है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ज़्यादातर आफ्टर अ सर्टेन टाइम लुक्स लाइक एज इफ अ चर्निंग हैपनिंग, कुछ फार्मा स्टॉक्स, कुछ एफएनसी फार्मा, आपको लगता है ऐसा कोई ट्रेंड? फिलहाल तो आई थिंक दोनों की ट्रेंड इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी सी वीक ही है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे अगर हम एबॉट का डेटा देखें तो 17,000 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। अगर वो पर्टिकुलर सपोर्ट वापस ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है वापस जो इसकी एक प्राइमरी ट्रेंड ऑन द लोअर साइड है वो कहीं जाकर और इवॉल्व होगी। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ एक ट्रेड नहीं इनिशिएट करना चाहिए। डायरेक्शन के लिहाज से जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और समय देना चाहिए इसको और इवॉल्व होने के लिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मेरे पास ऐसे कोई ट्रेड सेटअप या ट्रिगर नहीं है एक पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक न्यूट्रल जोन में है। 17,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी काफ़ी क्लियर होगी फ्रेश शॉर्ट्स बनाने के लिए। बट हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो कंसोलिडेट हो रहा है, वो कंसोलिडेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर कोई एक्शनेबल
ट्रेड नहीं होगा। वेट एंड वॉच करने की रणनीति रखनी चाहिए। चलिए चलते हैं भसीन साहब के पास और जानते हैं आज का ट्रेडिंग डे उनके लिए कैसा रहा और किस तरह की कॉल्स लेके आए हैं। भसीन साहब गुड आफ्टरनून। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नजर आई सेकंड हाफ में, थोड़ा सडन थी, आपने कैसे रीड किया और इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? कॉल्स अपने शेयर करिए। हाँ, गुड आफ्टरनून अजय जी। तो वो तो 5 दिन के बाद अच्छा है, थोड़ी सी ब्लड लेटिंग आई है एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। और टुडे द कल्प्रिट्स विल बी द लोकल इंस्टीट्यूशंस। Mutual funds have sold, foreigners are buyers, so expect another last half an hour recovery again. And अब आप ये लेके चलिए, crude is back to where you started from, $90-95. That is a very big positive. COVID in Russia means crude remains lower over there, consumption. And thirdly, yields are softer. तो मुझे लगता है Fed is going to be dovish rather than hawkish. And that means India is in a very sweet spot. तो मुझे अभी भी 2-3 पिक्स हैं और बैंक्स पे मैं अब ओवरवेट हो रहा हूँ आफ्टर दिस करेक्शन, बिकॉज दिस इज द टाइम टू बाय फाइनेंशियल्स। आई थिंक दे कैन आउट परफॉर्म। तो 2 नहीं 3 पिक्स हैं आपके लिए, आप कहें तो मैं शुरू करूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भसीन जी बताएं। तो सबसे पहले लीजिए इंडसइंड बैंक, द लार्जेस्ट सीवी लेंडर, and now you are seeing that CV sales are going across the board, whether it's Tata Motor, Ashok Leyland, plus PLI for Ashok Leyland means IndusInd is in the best space. और उनके यहाँ जो अटकली थी, just turned out to be a 13 crore liability which was stated to be 500 crore. Their audit report is out. So I think at 890 it's the best buy to be in the banking sector and the CV sector. 975 का target है, 870 का stop loss. The other pick would be a small mid cap bank, City Union Bank. Very well run, low cost of money and very very clean on assets. 120 per risk reward is very favorable for a 6% upside of 126, 127, stop loss of 117. Third buy is the largest AMC, HDFC AMC, which I think is now pricing in the most of the underpinning and AMCs are seeing the best business. 2125-30 में लीजिए, 2075 का stop loss, 2235 का टारगेट। संजीव जी गुड आफ्टरनून। इस वॉलेटाइल बाजार में भी आपकी तरफ से कन्विक्शन भरे कॉल्स बहुत बड़ी बात यहाँ पर व्यूअर्स के लिए नजर आती हुई दिखेंगी, लेकिन उतार चढ़ाव भरे इस बाजार में हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल स्पेस ओइंग टू PLI से जुड़ी जो खबरें आती हुई दिखी हैं तेज हैं, वहाँ पर एकमात्र सेक्टर है जो कि अच्छी तेजी पकड़कर, और उसके बाद अगर पेपर शेयर भी देखें वहाँ पर भी तेजी के साथ। भसीन साहब, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लिखना पढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके पेपर में तो अनप्रेसिडेंटेड राइज देखा है, जेके पेपर एंड होल लॉस्ट ऑफ अदर्स। तो यहाँ आईटीसी लीजिए, आईटीसी भद्राचलम इज द थर्ड लार्जेस्ट पल्प प्रोड्यूसर एंड आई थिंक आईटीसी गिव्स यू अ परफेक्ट फिट ऑफ एवरीथिंग इन वन बिजनेस, so that would be my top favorite. But don't miss the banks. Banks are going to be in a very sweet spot, particularly the likes of IndusInd and City Union. I think they can be outperformers from here for the month of March and beyond. संजीव, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था इस बारे में, एक्चुअली भूल गया आपको फर्स्ट टाइम में बोलना। आपने एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले 125 के भाव में बोला था क्रूड की चिंता मत करिए, क्रूड तो क्रैश करता हुआ नीचे आएगा। मैं भी सोच रहा था कि मामला क्या है, ये आपको कहाँ से ये सेंस आ रहा है, बट बहुत ही सॉलिड कॉल थी। $100 पे क्रूड आ गया है अभी, आज 1-1.5 घंटे के अंदर 6% नीचे है ब्रेंट। तो इसलिए आपकी कॉल्स भी यील्ड सॉफ्टनिंग वाली बैंकिंग टिल्ट की तरफ बैठ रही हैं। बिल्कुल। और क्या आप अपने उस अर्लियर कॉल जो आपने मुझे पर्सनली शेयर की थी कि मिड मार्च के बाद बाजार रॉकेट हो जाएगा, उस पर भी होल्ड करते हैं क्या? अजय जी, मई में 19,000 आप रह जाएंगे। अभी ये मौका मिल रहा है। आपको ये भी कहा था पिछले हफ्ते 1000 पॉइंट की तेजी या 2 या 3 दिन में आएगी, आपने देख लिया 1000 पॉइंट आ गया ना 15,700-800 से, आपको याद है? और अभी आप याद रखना मई का फर्स्ट वीक और आपको 19,000 दिखाऊंगा, तब आप बात करना मेरे से। बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि काफी लोग जो हैं परेशान से हो गए, 6, 8, 7 महीने हो गए करेक्टिव फेज के, और अब एवरेजिंग करते करते पैसे खत्म हुए कुछ लोगों के। और हमारे इतने प्यारे एनालिस्ट कुणाल बोल रहे थे बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है मार्केट इस समय, थोड़ा मैं ब्रेक ले रहा हूँ। सो पॉइंट ये है कि वाकई में पेशेंस को तो टेस्ट किया ही है इस बाजार ने। राइट, ऑल राइट भसीन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बात करने के लिए। संजीव भसीन
अपना व्यू दे रहे थे मार्केट का। थोड़ा वो कह रहे थे कि देखिए ओके है प्रॉफिट बुकिंग आना, थोड़ा लास्ट आवर ट्रेड में उन्होंने रिबाउंड की बात की है। देखिए इस समय करीब एक बड़ी सी कैंडल आपको निफ्टी में नजर आएगी और रिकवरी आ रही है, और आप रिलायंस का स्टॉक लेके आइए वहाँ पे, और बैंक निफ्टी, यस एग्जैक्टली इसमें लास्ट आवर ट्रेड में निफ्टी में 100 पॉइंट की रिकवरी है, रिलायंस में भी नीचे 2 ग्रीन कैंडल बनी है, एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल, 3.5% नीचे था, अब 2.5% रह गया, तो रिकवरी आ रही। आइए सच्चिदानंद जी से और ब्रजेश से, दोनों से बात करते हैं, इस रिकवरी में कुछ BTST ट्रेड बन रहे हैं क्या? सच्चिदानंद आप बताइए पहले। अजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक STPT ट्रेड ही डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का डेटा प्लेस्ड है, जो हमने एक इंट्राडे टारगेट दिया था निफ्टी में वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी भी मुझे लग रहा है कि जो नीचे का घर है वो लगभग खुला हुआ है 16,400 तक। सो आज का अगर हम कंट्रीब्यूशन प्लेट देखें तो क्लियरली जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है वो है IT की प्रॉफिट बुकिंग, एंड मुझे लग रहा है वहाँ पर अगर हम डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर्स देखें, इंट्राडे चार्ट का डेटा देखें, तो वहाँ पर कहीं जाकर लग रहा है कि ये पर्टिकुलर वीकनेस थोड़े और दिनों तक नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने चाहिए है बिरला सॉफ्ट इस पर्टिकुलर काउंटर में। आई थिंक जिस तरीके से इसने वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है, लगभग यहाँ से जो वीकनेस है 415 410 तक स्लिप होनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से प्लेस करना चाहिए अराउंड 447 के आसपास। तो आई थिंक फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने चाहिए IT इस पर्टिकुलर सेक्टर में, एंड वहाँ से टॉप पिक होगा बिरला। ऑलराइट सच्चिदानंद, पिछले हफ्ते याद है जब उस वक्त मार्केट्स राउंड अबाउट 15,700 के पास थी और आप बहुत हाई कन्विक्शन के साथ कह रहे थे कि 17,000 के लिए एक बार तो जाएगा। अभी हम फिलहाल 17,000 तो नहीं गए एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल, लेकिन 16,900 के ऊपर जरूर थे। आपको लगता है कि वो वाली जो मूव है वो पूरी तरह कॉट हो गई है, और अब इसके बाद अगर आप जब खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ लेवल्स खुले हुए, तो कितने नीचे तक आप देख रहे हैं? थैंक यू प्रियंका जी। क्लियरली जिस तरीके से लास्ट वीक डेटा प्रेजेंट हो रहा था, अगर हम वोलेटिलिटी के मेजर्स को भी देखें तो कहीं जाकर वो कंफर्ट नहीं आ रहा था शॉर्ट करने का, एंड जिस तरीके से वहाँ पर प्राइस पैटर्न्स इवॉल्व हो रहे थे डेली चार्ट पे, तो वो कॉन्फिडेंस काफ़ी एविडेंट था कि यहाँ से जो अपमूव होगी वो लगभग 17,000 के आसपास तक की होनी चाहिए। एंड मुझे लग रहा है जो पेस ऑफ दिस अपमूव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। लगातार 6 दिन के गिरावट के बाद ये अपमूव ट्रिगर हुई थी, एंड सेम एरिया 16,600 से लेके 15,600 तक का ये सेम एरिया इसने एक काफ़ी फास्टर टाइम फ्रेम में कवर किया था। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर संकेत तो काफ़ी अच्छे हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक फ्रेश इम्पल्स एस्टैब्लिश हो चुकी है, एंड कहीं पर भी आउटलुक ये नहीं है कि 15,600 के नीचे हम यहाँ से फ्लिप होंगे। मुझे लग रहा है ये जो पेस ऑफ द अपमूव थी वो थोड़ी सी क्रिटिकल थी, एंड मुझे लग रहा है उसके वजह से थोड़ी सी यहाँ पर सेक्टर रोटेशन हो सकती है, एंड 17,000 से लेके 16,600 में एक हायर बॉटम बन सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी सी वीकनेस है, बट मेजर ट्रेजेक्टरी यहाँ से बाय ऑन डिक्लाइंस की ही होगी। इनफैक्ट अगर ये डिक्लाइंस आ जाते हैं 16,600 16,400 के रेंज में, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक अच्छा मौका बन सकता है कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में, एंड डायरेक्शनल मोमेंटम मुझे लग रहा है काफ़ी एविडेंट होगा यहाँ से 17,200 के ऊपर। एंड मैं काफ़ी सहमत हूँ बसिन जी के आउटलुक के साथ। मुझे लग रहा है कहीं जाकर मार्केट अभी वेल पोजिशनड है एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। बिल्कुल सच्चिदानंद जी, आप अपने टेक्निकल बसिन जी के फंडामेंटल मिक्स करके एक बहुत ही बुलिश सिनेरियो बना रहे हैं मई में न्यू ऑल टाइम हाई का। चलिए बात करते हैं नूरेश से भी। नूरेश, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, सुबह आपने खास तौर पे बोला था कि अभी ये समय बाजार में लेने का नहीं है, आपने लॉन्ग कॉल को अवॉइड कहा था, और उसके बाद हमने देखा टॉप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट फर्स्ट हाफ एन आवर में बन गया, उसके बाद नीचे आया बाजार, अभी आधा घंटा पहले बॉटम बना के रिबाउंड किया है। आप रिविजिट करेंगे अपना कॉल पहले मार्केट पे, उसके बाद कुछ शेयर करें अपने स्टॉक कॉल्स। सो निफ्टी में वही व्यू है जहां पे 16,400 450 एक लोअर एंड पे सपोर्ट है, 16,800 850 हायर एंड पे, एंड जो 16,800 है अगर ये टिक जाता है पोस्ट इवेंट, जो एक इवेंट अभी जो नॉन इवेंट है वो फेड का,
तो फिर पॉजिटिव रहेगा। और ओवरऑल तब तक ये मार्केट बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज है। सो बीच में जो डिप मिला था उसमें एक अच्छा बाउंस आ चुका है। अब फिर से 16,500 550 एक सपोर्ट जोन हो जाएगा जो आज का लो बना है क्लोजर टू दैट जोन। सो अब यहाँ पे सिलेक्टिव रहना चाहिए और सिलेक्टिव बाइंग करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सेलिंग। सो व्यू वही है कि यही रेंज बरकरार रहना चाहिए एटलीस्ट थर्सडे तक। थर्सडे को फिर क्लैरिटी मिलेगा जब अगर मार्केट 16,800 के ऊपर रह पाता है पोस्ट इवेंट। बिल्कुल नरेश, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स, आपने कन्विक्शन पर जो नजरिया दिया था वो सही साबित होता हुआ दिखा, लेकिन इन लेवल्स पर कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति या फिर सेक्टर्स आप सुझाना चाहेंगे? तो यहाँ पे दो रिकमेंडेशंस रहेंगे। एक थोड़ा कॉशियसनेस वाला है इन्फोसिस, जिसने एक अच्छा रिबाउंड किया है और 1880 1900 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। तो एक बार यहाँ पे डिप आ सकता है 1780 तक, स्टॉप लॉस 1865 रिस्क रिवॉर्ड है। और दूसरा ट्रेड है यूपीएल जो बाय बनता है, जहाँ पे एक नीचे का एक अच्छा बॉटम बन चुका है और स्टॉक ने एक कोशिश की थी 742 743 का जो लास्ट एक वीक का रेजिस्टेंस है क्रॉस करने की। फिर से मार्केट के साथ वो उसमें डिप आया, बट अभी भी वहीं पे 740 के आसपास है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है ये स्टॉक में। मोमेंटम ये जो मोमेंटम है 745 के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो 770 का टारगेट होगा, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता है स्टॉप लॉस 730 के साथ। राइट नरेश, लेकिन अगर हम यहाँ पर पुट्स एंड कॉल्स की स्ट्राइक्स को भी देखें तो आप कौन सी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देख रहे हैं? अगर निफ्टी की पुट्स हम यहाँ देखें तो 16,500 600 700 यहाँ तक तो पुट्स दिखते हैं, पर बहुत नीचे के पुट्स तो नहीं दिखते। आपको लगता है कि अगर डाउनसाइड है भी तो लिमिटेड डाउनसाइड है, या फिर शॉर्ट सेलर्स भी बहुत कॉशियस है इस वक्त? सो मार्केट का पोजिशनिंग रिलेटिवली लाइट हो गया। जो फ्रेश ओआई बिल्टअप चल रहा था बैंक निफ्टी में प्रीवियस 2 वीक में, वो भी अब नया बिल्टअप नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल मेरा मानना ये है कि ये रेंज बाउंड मूव ही रहेगा 16,400 450 अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो इन द इंटरम जो रूमर्स टाइप, और 16,800 एक सस्टेनेबल इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। बट मैं फेड इवेंट जो है, फेड मीट जो है, उसके बाद अगर 16,800 सस्टेन करेगा तो एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और ब्रॉडर मार्केट में कोई भी करेक्शन नहीं है। सो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा देखें तो अगर आज भी जब करेक्शन आया है, सो निफ्टी में वोलेटिलिटी हुई, डाउ और डैक्स में इंट्राडे वोलेटिलिटी हुई, बट ब्रेंट क्रूड में $2 का भी अपटेक नहीं है। सो मार्केट वेट कर रही है इवेंट ओवर होने के लिए, तो हम भी वेट करेंगे इवेंट ओवर होने के लिए और नए पोजीशंस बनाने को। ऑलराइट नरेश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये थे नरेश मीरानी अपने कॉल्स और मार्केट पे व्यू देते हुए। वापस जाते हैं ब्रिजेश और सचिदानंद के बाद। ब्रिजेश, मेटल स्टॉक्स पे आपका व्यू लेना चाहूँगा मैं। क्या ज़बरदस्त धुलाई हो रही है आज, 5-5 6% उतर गए, वो भी क्रूड की जैसे ही कमोडिटी रैली का पार्टिसिपेट किए थे, और अब क्रूड रिवर्स हो रहा है, 100 के नीचे ब्रेंट है, तो मेटल प्राइसेस भी आने की उम्मीद है, साथ में आएंगे। और वहाँ पे तो आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? क्योंकि फैक्ट तो ये है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सॉलिड आने वाली है आने वाले क्वार्टर में। तो डिक्लाइन पे कौन सा स्टॉक जमा करना चाहिए अगर किसी को पोजिशनल प्ले लेना हो तो? देखिए 2 स्टॉक्स रहेंगे। एक तो लीडर रहेगा टाटा स्टील। अगर हम टाटा स्टील को देखें तो इस समय 1234 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 1200 के नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली टाटा स्टील आप बाई कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1080 का रहेगा। और ऊपर का अगर मैं टारगेट की बात करूं तो जो ऊपर के टारगेट हैं वो लगभग 1400 के आसपास में, टाइम फ्रेम 3 से 4 महीने का रहेगा। और जो दूसरी कॉल रहेगी वो सेल की रहेगी, 95 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मेरा ऐसा मत है कि 90 से लेके 92 के बीच में अगर ये मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 84 का रहेगा। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 115 117 के बीच में आपको स्टील अथॉरिटी 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही स्टॉक बाई साइड में, लेकिन डिप में बाइंग करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, ओके। तो क्लियरली 2 कॉल्स आती हुई और सेल में 115 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। 84 का स्टॉप लॉस लगाकर बाई कॉल्स इनिशिएट करने की राय यहाँ पर ब्रिजेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस बीच जहाँ पर बाजार ने रिकवरी मोड दिखाया है, कुछ स्टॉक्स भी हैं जो कि अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। बजाज फिनसर्व, सचित एक अपमूव यहाँ पर आता हुआ दिखा है। एक बार बजाज फिनसर्व के चार्ट्स देखें और बताएं सडन स्पाइक जो दिखा है उसे कैसे प्ले आउट किया जाए। देखिए मानसी जी, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि डिस्पाइट द डिक्लाइन यहाँ पर जो एक लो मेंटेन किया है प्रीवियस डे
स्विंग लो के ऊपर, तो मुझे लग रहा है वो एक काफ़ी कमेंडेबल प्राइस एक्शन है आज के लिए बजाज फिनसर्व में। बट पोजीशन के लिहाज से ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है, एक काफ़ी क्लासिकल डोजी फॉर्मेशन नज़र आ रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है डोजी जो एक इंडिकेशन होता है अनडिसाइसिवनेस का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो एक कोई मोमेंटम डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बट फिलहाल जिस तरीके से ये स्टॉक प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है हर्डल काफ़ी एविडेंट है यहाँ पर 16,000 के आसपास, एंड नीचे सपोर्ट लगभग 15,300 के आसपास एविडेंट है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में कुछ समय और बिताना चाहिए काउंटर। तो स्ट्रक्चरली यहाँ पर एक साइडवेज जोन में है, एंड मुझे लग रहा है ये साइडवेज एक्शन थोड़े दिन और एक्सटेंड हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट फ्लैश आपके स्क्रीन से वापस आ रहा है, और क्रेमलिन के हवाले से जो कि रशिया की तरफ से बोल रहे हैं कि यूक्रेन के साथ बातचीत रहना सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ये चौथा ये है राउंड हो रहा है बातचीत का। टर्की में कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन मेरा ये व्यू है कि जितने राउंड्स बातचीत के होंगे, चांसेस ये है कि मामला डिफ्यूज होगा, क्योंकि बातचीत बंद हो जाना इज़ अ साइन कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अब ये आ रही है बाकी बातचीत के नतीजे पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन बातचीत चल रही है और ये कोइंसाइड कर रहा है बाजार की रिकवरी के साथ। तो लेट्स सी मामला कैसा चलता है। क्रूड तो जो मेरे हिसाब से बेस्ट इंडिकेटर है वो ब्रेंट 100 के नीचे आ गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कल के बाजार के लिए आपको वॉच आउट करने के लिए, डीमर्ज एंटिटी ऑफ यूरेका फोर्ब्स वो कल लिस्ट होने वाली है, और उस पर विनी ने रिसर्च की है। कल ही आपको याद होगा कि मिस्टर प्रतीक पोटा जो जुबिलेंट फूड के सीईओ थे और बहुत पॉपुलर सीईओ थे, बहुत उन्होंने बदलाव लाए वहाँ पे, वो यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। ये कंपनी कल से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। आपको क्या करना है ये सोच विचार लीजिए, लेकिन पहले जानकारी ले लीजिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है विनी के साथ। विनी, यूरेका फोर्ब्स जो फ्लैगशिप कंपनी है, जिसकी वो एक्वागार्ड की फ्लैगशिप कंपनी है, वो लिस्ट होने वाली है कल, और ये एक्चुअली एक स्पिन ऑफ है, डी मर्जर है फोर्ब्स एंड कंपनी से। और ये डी मर्जर क्या हो रहा है, उनका जो एयर प्योरीफायर पार्ट है, वो वैक्यूम क्लीनर, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ये सब डीमर्ज करके आएगा यूरेका फोर्ब्स कंपनी में। तो ये डीमर्ज कंपनी कल से लिस्ट होगी। नाउ ओवरऑल ये इनकी रेशियो का है, रेशियो की बात करें तो 1 शेयर ऑफ फोर्ब्स कंपनी लिमिटेड को 15 शेयर मिलेंगे ये यूरेका फोर्ब्स की कंपनी में। तो शॉली एक अच्छे रेशियो पे भी मिल रहा है, और ये कंपनी की रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पार्ट जो फोर्ब्स एंड कंपनी का था वो यूरेका फोर्ब्स से ही आता था। तो 9 मंथ FY22 की जो रेवेन्यू है वो है 1775 करोड़ रुपीज़, और इबिटा लॉस आ रहा था इनका। बट मेनली ये है, ये टाइम FY22 9 मंथ पीरियड में इबिटा लॉस क्यों था, क्योंकि ये इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल था जो स्पिन ऑफ की है, उसकी वजह से एक लॉस आ रही थी। बट उसके अलावा लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो लिस्टिंग प्राइस तो कल ही पता चलेगी, पर कैलकुलेशन बेसिस पे अगर बात करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस क्या आएगी कि जो रिकॉर्ड डेट होती है स्पिन ऑफ की, उसके पहले की जो लिस्टिंग प्राइस है फोर्ब्स एंड कंपनी की माइनस द रिकॉर्ड डेट की प्राइस, वो होगी लिस्टिंग प्राइस। तो इसके हिसाब से अराउंड 5,000 की लिस्टिंग प्राइस होगी, पर ये सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से। पर शॉली वॉच आउट करेंगे कि कल लिस्टिंग क्या होगी। पर भूलिए मत कि कल यस्टरडे हमने बज ऑन द स्ट्रीट की थी, वो क्या थी कि प्रतीक पोटा ज्वाइन करने वाले हैं ये कंपनी को, यूरेका फोर्ब्स को, एज द CEO ऑफ द कंपनी। और उनकी पास्ट जो स्टिंट है वो भी काफ़ी अच्छी रही थी जुबिलेंट फूडवर्क में। तो इंटरेस्टिंग होगा कि वो अगर यहाँ पे आए तो ये कैसे चलेगा यूरेका फोर्ब्स के लिए कल लिस्टिंग के लिए। तो श्योरली मेन ट्रिगर वॉच आउट करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करेंगी कल के ट्रेड में। बिल्कुल, शुक्रिया विनी इस पूरी डिटेल्स के लिए। तो बिल्कुल जुबिलेंट फूड यानी प्रतीक पोटा के पूरे टेन्योर में 5 टाइम्स हो गया जुबिलेंट फूड, और आप इसी बात से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बाजार ने कितना शार्प रिएक्शन परसों दिया जब ये न्यूज़ निकल कर आई जुबिलेंट फूड पे। हमने देखा 12% का डेंट था कल और आज में, कल ये न्यूज़ निकल कर आई थी और आज आप देख रहे हैं फिर भी थोड़ी रिकवरी है, लेकिन ये प्राइसेस आपको करेक्शन के बाद, रीसेंट सेल ऑफ है उसके बाद देखें। लेकिन यहाँ जहाँ जब उन्होंने शुरू किया वहाँ से नियरली 5 टाइम्स हो गया था जुबिलेंट फूड। तो जाहिर तौर पर वॉच आउट टू ये स्टॉक रहेगा यूरेका फोर्ब्स जो लिस्ट होगा कल। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह के सेक्टर्स पर आज रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन स्पेसेस में क्रूड के चलते तेजी थी, चाहे वो मेटल हो, एनर्जी हो, कमोडिटीज हो, वो सारे आज आपको मिल डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा ड्रैगर सेक्टर वाइज अगर आज के दिन है तो वो मेटल है, उसके बाद आपको दिखता है PSE यानी कोल इंडिया और तमाम दूसरे स्टॉक्स, पावर ग्रिड, इन सब स्टॉक्स में आपको सेल ऑफ दिख रहा है। एनर्जी पैक पूरा आपको वीक दिखाई दे रहा है। कमोडिटीज में
सॉफ्टनिंग है, और उसके रिवर्स उन स्पेसेस में आज आपको तेजी दिख रही है जहां पर पीछे सेल ऑफ दिखे हैं, यानी रियलिटी हो, ऑटो हो, कंजम्पशन स्टॉक्स हो, एफएमसीजी स्पेस ऑलरेडी बाजिंग है, फार्मा स्पेस पिछले हफ्ते से चल रहा है, तो इन सब में एक तेजी दिख रही है। सच्चिदानंद, आपने क्लियरली बोला कि आप तो एसटीबीटी कर रहे हैं, यहाँ से सेल करेंगे और कल ही बाय करेंगे, यानी आपको कोई कन्विक्शन लग ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर बाजार का कौन सा एक ऐसा, अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, ऐसा कौन सा लेवल है, क्या आपके लिए भी 16,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो एक बड़ा सपोर्ट भी है बाजार का, जिसको लेकर आप कन्विक्शन थोड़ी चेंज करेंगे या फिर यू वुड स्टिल बी कंफर्टेबल? प्रियंका जी, आई एम स्टिल कंफर्टेबल बिकॉज 17,000 के आसपास जिस तरीके से बिल्टअप है, मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर बिल्टअप अनवाइंड नहीं होता, आई थिंक तब तक यहाँ पर एक रुझान ऑन द हायर साइड रखना नहीं चाहिए। एंड ऑन इमीडिएट बेसिस जिस तरीके से ये क्लस्टर्स प्रेजेंट हो रहे हैं 16,600 से लेकर 16,400, मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर क्लस्टर्स को देख के मुझे लग रहा है यहाँ पर एक छोटी सी डिक्लाइन ज़रूर आनी चाहिए। एक हायर बेस मुझे लग रहा है कहीं जाकर वहाँ पर ही नज़र आना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स ऑन द लॉन्ग साइड में नहीं सलाह दे रहा हूँ, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्टनेस नज़र आ सकती है, स्पेशली जिस तरीके से बिकवाली हुई है आईटी इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेक्टर में, मुझे लग रहा है उसका प्रेशर थोड़ा सा रहना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो अग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी वर्डिक्ट क्लियर है, 17,000 का लेवल जैसे निकल जाता है 17,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश होती है तो वहाँ से डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले ऑन द बुलिश साइड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा रुझान साइडवेज नज़र आ रहा है, एंड उसी लिहाज से 16,400 एक बेहतरीन लेवल होगा जहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति वापस रीडिप्लॉय करनी चाहिए। ऑलराइट, ब्रजेश, आपका इस पर क्या व्यू रहेगा? आप कहाँ देख रहे हैं एक बड़ा सपोर्ट जो बाजार को चाहिए, जिसके ऊपर शायद एक कन्वेक्शन थोड़ी बुलिश के फॉर्म में टर्न हो पाए, या फिर आप भी फेड की जब तक कमेंट्री सामने नहीं आ जाती तब तक आप कॉशियस ही हैं? डेफिनेटली प्रियंका जी, कॉशियस ही रहना चाहिए, क्योंकि जनरली अगर आप ओवरऑल देखें कि 2 दिन से जो सेंटीमेंट था मार्केट का वो एक पुल बैक रैली में था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज उसका एक वेटेज बहुत होता है। अगर उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो जैसे सत्यनारायण कह रहे थे कि 17,200 17,250 के अगर ऊपर आसपास अगर वहाँ सस्टेन करता है तो एक डायरेक्शनल जो एक नेगेटिविटी मार्केट में जो प्रिवेल हो रही थी वो खत्म हो जाएगी और एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा कि वहाँ से मार्केट चला तो आपको 17,700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। रही बात नीचे में सपोर्ट की, तो मेरा उसमें थोड़ा मत डिफरेंट है। मैं 16,400 को ना पकड़ के 16,200 को पकड़ के चल रहा हूँ, और अगर मैं उसको प्रिसाइजली करूँ तो मैं रेंज पकड़ के चल रहा हूँ कि 16,200 और ऊपर में 17,000। मार्केट अगर इसमें भी अगर कंसोलिडेशन करके अगर टाइम पास करता है तो दैट वुड बी अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट इन कमिंग डेज। राइट, तो क्लियरली बाजार आखिरी मिनटों में रिकवरी की पूरी कोशिश और कोशिश में कामयाबी भी मिलती हुई, लेकिन इस बीच एक खबर आपको बतानी है। जोमैटो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी ने ब्लिंकिट के साथ मर्जर की टर्म शीट पर साइन कर दिया है। इस पर और डिटेल्स देकर जुड़ रही हैं नयनतारा राय। नयनतारा, हाय, बताएं व्हाट्स बजिंग विद जोमैटो नाउ? ये एक ईटी ना स्वदेश की एक्सक्लूसिव न्यूज खबर है जो हम आपके लिए ला रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था ब्लिंकिट, जिसका नाम पहले ग्रोफर्स था, उन्होंने $100 मिलियन रेज किया था। अब हमको पता लगा है कि ये जोमैटो ने उनको पैसा दिया था और ये डेट से दिया है, कन्वर्टेबल टू इक्विटी। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव न्यूज खबर है कि जोमैटो और ब्लिंकिट ने तो एक टर्म शीट ही साइन कर लिया है मर्जर के लिए। ये जो मर्जर है कम से कम 2 क्वार्टर तो लग सकता है क्लोज करने के लिए, और उसके दौरान उसके बीच में शायद जोमैटो और भी पैसे ब्लिंकिट में डालेंगे। ब्लिंकिट, जिसका नाम पहले ग्रोफर्स था, पहले ऑल काइंड ऑफ डिलीवरी करते थे, अब वो क्विक कॉमर्स प्लेयर बन चुके हैं कि वो दूध, सब्जियां, आटा, ऑल काइंड ऑफ एसेंशियल 10 मिनट में कंज्यूमर्स को डिलीवर करें बड़े बड़े शहरों में। हमने दोनों ब्लिंकिट और ग्रोफर्स को ईमेल लिखा है, अभी तक हमें कमेंट तो मिला नहीं है, लेकिन अगर अभी भी देखें जोमैटो के पास 10% से ज्यादा स्टेक है ब्लिंकिट में। उन्होंने $100 मिलियन डेट में डाला है और अब मर्जर की बात होगी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बात होगी क्योंकि इस मर्जर के बाद बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं जैसे सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, जो शेयर होल्डर्स है ब्लिंकिट के, उनको मिलेंगे लिक्विड लिस्टेड शेयर्स जोमैटो के। तो अब देखते हैं जोमैटो से क्या अपडेट्स मिलती हैं, क्या वैल्यूएशन होगी। ये आजकल हम देख भी रहे हैं कि शेयर बाजार में हो क्या रहा है, टेक कंपनीज कैसे गिर रही हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी भी जो इतनी आ चुकी है।
राइट नयनतारा, बट वी रिमेंबर कि सितंबर मंथ ही मुश्किल से 6 and 7 months पहले जब जोमेटो ने अपने डिलीवरी सर्विस ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस बिजनेस से एग्जिट किया था, और उन्होंने कहा था क्लियरली उन्हें फ्यूचर में इस तरह के कोई प्लान्स भी नहीं है कि वो ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस में एंटर करें, बट दिस सर्टेनली ब्रिंग्स अस अ सरप्राइज। नो, आई वोंट कॉल इट अ सरप्राइज। इनफैक्ट हमने ये खबर भी पहले भी रिपोर्ट की थी आईपीओ से पहले, जब ज़ोमैटो ने पहली बार इन्वेस्ट किया था ग्रोफर्स में, अब जिसको ब्लिंकिट बोला जाता है, कि शायद ये एक प्रीकर्सर है फुल एक्विजिशन के लिए, और अब लग रहा है कि वही होगा, मर्जर तो वही होगा, बाय आउट हो जाएगा, मर्ज होगा, शॉप होगा, कि इतने बड़े इन्वेस्टर्स भी है ब्लिंकिट में, उनको एग्जिट भी हमको देना पड़ेगा, जोमेटो को देना पड़ेगा। जो जोमेटो ने बोला था कि वो अब उनको कोई फायदा नहीं है कि पूरा नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ग्रोसरी डिलीवरीज के लिए, वो ब्लिंकिट के साथ करेंगे। बिल्कुल नयनतारा, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए और एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर खबर जिसके दम पर न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है जो कि जोमेटो में फ़िलहाल नज़र आ रहा है। जोमेटो फ़िलहाल बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव है उसी के बीच ट्रेड करता हुआ। सचित, एक बार आपका रिएक्शन जोमेटो पर मैं जानना चाहूँगी। टेक्निकली ज़रा चार्ट्स देखें और बताएं, हल्की सी खरीदारी देखिए, जैसे खबर हमने बताई है निचले स्तरों से आती हुई ज़रूर दिख रही है। मानसी जी, यहाँ पर कहीं पर भी रिलीफ नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी बार यहाँ पर डेड कैट बाउंस आए हैं, एंड जिस तरीके से डिलीवरी पोजीशंस है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर होप पे नहीं रहना चाहिए। एक काफ़ी क्लियर ब्रेकडाउन हुआ था 130 लेवल के आसपास, एंड वहाँ से जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस नज़र आ रही है वो कहीं जाकर कंटिन्यूड ही रहेगी। जिस तरीके से इसका डेली RSI अभी भी प्लेस्ड है, कहीं पर भी यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस के संकेत नहीं है जो जनरली एक सिमिलर स्ट्रक्चर्स में नज़र आते हैं। तो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है कि फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स करनी नहीं चाहिए। एक हायर बेस बनने की प्रोसेस के बाद ही स्टॉक को रीइवैल्यूएट करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी। एक काफ़ी स्टिफ हर्डल है 90 लेवल के आसपास भी, अगर उछाल आता भी है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर वहाँ पर एग्जॉशन के साइंस आ सकते हैं। Right, absolutely, Sachin, and I'll agree with you. In fact, इसे डेड कैट बाउंस ही कहना चाहिए क्योंकि इशू प्राइस से हाफ रह गया है जोमेटो। इनफैक्ट कई बार एक व्यू ये भी निकल कर आया एक्सपर्ट्स का कि अब तो ये 50% पे अवेलेबल है इशू प्राइस के, यहाँ से खरीदारी के मौके बनते हैं क्योंकि बिजनेस में एक मोट है। जिस तरह का प्लेटफॉर्म जोमेटो के पास है वो किसी और दूसरी कंपनी के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो एक कॉन्फिडेंस नहीं निकल कर पा रहा। तो चार्ट्स पर भी आपको इसी तरह का अंडर कॉन्फिडेंस और अंडर ओनरशिप भी है अब स्टॉक में। जी बिल्कुल, इनफैक्ट कहीं पर भी वो संकेत नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है या एक बेरिश ट्रेंड है वो काफ़ी एविडेंट है। एंड ऐसे समय में एक रिलेटिव इंडिकेटर RSI काफ़ी अच्छे संकेत दिखा देता है, बट अभी भी यहाँ पर वो पर्टिकुलर संकेत मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पास्ट में भी हमने काफ़ी बार ऐसे अपटेक्स देखे हैं, बट इवेंचुअली ये अपटेक्स फिजल आउट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए एटलीस्ट ऑन अ वीकली बेसिस, एंड उसके बाद ही कुछ डिप्लॉयमेंट के सोचें। क्लियरली न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स को सिर्फ वॉच आउट करने की राय आती हुई दिख रही है। इस बीच अतुल लिमिटेड, क्विकली ब्रजेश जी आपकी राय अतुल लिमिटेड पर मैं जानना चाहूँगी। 3% की बढ़त के साथ सडन अपसर्ज यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड पॉजिटिव है। 9,755 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अगर किसी का व्यू शॉर्ट टर्म का एक हफ्ते का तो बाई कर सकते हैं 9,100 का स्टॉप लॉस लेके, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो आपके लगभग 10,400 10,450 के रहेंगे। उसी में एक और मैं कॉल ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अनुमति करें मुझे तो बता दीजिए ब्रजेश जी। या पॉली कैप को आप ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अगर किसी का भी एक हफ्ते का है तो 2,394 के आसपास में ट्रेड हो रहा है या 2,400 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर पे आप बाई कर सकते हैं 2,300 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 2,550 2,555 के लिए टाइम फ्रेम रहेगा एक हफ्ते का। इसमें भी आप अगर आप देखेंगे लास्ट 15 मिनट या आधे घंटे में बाइंग देखने को मिली है और वो इंडिकेशन पॉजिटिव। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर ये कॉल्स आती हुई हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से। इस बीच बाजार की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप देखिए लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव फिलहाल बाजार में। इंडेक्स ने अपने आप को संभालने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन जिस तरह से सुबह हम अप मूव्स देख रहे थे, एक्शन देख रहे थे, अब अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की तरफ से करीब 366 अंकों की बिकवाली
है। सेंसेक्स 755 अंकों की कमजोरी और निफ्टी में हम देख रहे हैं 228 अंकों की बिकवाली के साथ ट्रेड। सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर है जो कि आज परफॉर्म कर रहा है और वो है ऑटोमोबाइल स्पेस। ऑटो पीएलआई से जुड़ी जो खबर आती हुई दिखी उसका एक असर है। सबसे पहले इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट सिटी नाउ स्वदेश ने आपको बताई और आज जिस खबर पर मोहर भी हमने लगती हुई देखी। ऑटोमोबाइल स्पेस में मारुति सुजुकी देखिए अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। महिंद्रा में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। इस बीच निफ्टी के और गेनर्स की अगर बात करें, टाटा कंज्यूमर, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी पकड़ते हुए आज के सत्र में दिखे। मारुति सुजुकी में हमने देखा बढ़त थी, सिप्ला में भी तेजी। फार्मा स्पेस कुछ हद तक बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। सेंसेक्स एक बार करीब 1000 अंकों की कमजोरी भी दिखा रहा था। इंपेंडिंग टू फेड हाइक की जो खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। 2 दिवसीय बैठक के कल नतीजे निकल कर आएंगे, उससे ठीक पहले कॉशियस यहां पर एटीट्यूड बाजार दिखाते हुए। रिकवरी फ्रॉम लो जरूर आखिरी घंटों में बाजार ने दिखाई, जहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी सेंसेक्स में आती हुई देखने को मिली। लेकिन फाइनल क्लोजिंग जो लेवल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 55,715 के लेवल्स पर सेंसेक्स में 770 अंकों की कमजोरी हम देख रहे हैं। निफ्टी में 225 अंकों की कमजोरी के साथ 16,646 के स्तर पर ट्रेड। और बैंक निफ्टी में 374 अंकों की बिकवाली का दबाव 34,900 के पास यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्पेस में भी आज खास मोमेंटम नहीं दिखा और लूजिंग सेक्टर्स अगर देखें सबसे ज्यादा कमजोरी हावी होती हुई निफ्टी आईटी स्पेस में देखने को मिली। उसके ठीक पीछे मेटल और साथ ही प्राइवेट बैंक स्पेस जो बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। तो क्लियरली बाजार की क्लोजिंग जो है बड़े कॉशियस लेवल पर होती हुई दिखी है। कमजोरी के साथ लाल निशान पर इंडेक्स में ट्रेड्स हमने आज देखे। सेकेंड हाफ जो है काफी ज्यादा कमजोर नजर आया। अब कल फेड से जो फैसला निकल कर आता है उस पर सबकी नजर होगी और इसी के चलते हम देखेंगे ग्लोबल सेटअप पर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। सच्चिदानंद, ब्रजेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए और टेक्निकली चार्ट हमारे लिए रीड करने के लिए और अपने रिकमेंडेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही।